जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए जो यूजीसी नेट का एग्जाम होता है उसमें पेपर 2 हिंदी गद्य विधा से संबंधित यूनिट है, जिसका नाम है आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गद्य विधा है। इसमें आपके पाठ्यक्रम के तहत देखें तो कुल 14 रचना लगा हुआ है सिलेबस में। जैसे बेनीपुरी जी का माटी की मूर्ति, महादेवी वर्मा जी का ठाकुरी ठकुरी प्रसाद, ठकुरी बाबा, तुलसीराम जी का मुर्दैया, शिवरानी देवी जी का प्रेमचंद घर में, मनु भंडारी जी का एक कहानी यह भी, विष्णु प्रभाकर जी का आवारा मर्शिया, इसी तरह बच्चन जी का क्या भूलूं क्या याद करूं, रमणिका जी का आपुत्री, परशाई जी का भोला राम का जीव, कृष्णचंद्र का जामुन का पेड़, संस्कृति के 4 अध्याय दिनकर जी का, मुक्तिबोध जी का एक लेखक की डायरी, सांकृत्यायन जी का मेरी तिब्बत यात्रा और अज्ञे जी का अरे यायावर रहेगा याद। अब ये जो 14 रचना आप लगा हुआ है सिलेबस में आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गद्य विधाओं से, एक एक किताब आप उठा के देखेंगे तो जब हम बात करें जैसे संस्कृति के 4 अध्याय की, लगभग 843 पेज का ये खुद का किताब है अगर देखें। इसी तरीके से चाहे तिब्बत यात्रा हो, अरे यायावर, सब अपने आप में ये आत्मकथा, जीवनी या अन्य गद्य विधाओं में जो भी रचना लगा हुआ है, अगर आप स्वयं से पढ़ने बैठेंगे तो बहुत बृहद स्तर पे अगर देखें आपका सिलेबस बस कहने को है बहुत विस्तार ले लेता है। और जैसे कि अभी जो एग्ज़ाम हुआ है, दिसंबर 2025 वाला एग्ज़ाम जो भी विद्यार्थी दिए हैं एग्ज़ाम, एग्ज़ाम में आप देखेंगे कि आपके जो पाठ्यक्रम में 5 से 10 यूनिट लगा है उसकी गहराई आप देखिए कि क्रम से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्वेश्चन पूछ रहा, बहुत ही अंदर से जाके, फिर अवधारणात्मक प्रश्न तो हैं, फैक्ट भी बहुत अंदर से जाके पूछ रहा है। अब मेरे साथ ये समस्या है कि मेरे पास जो विद्यार्थियों को मैंने यूट्यूब पे बहुत क्लास करा दिया है, पूरे-पूरे यूनिट हमने लगभग पढ़ा दिए, पूरी रचनाओं का वाचन कर दिया है। लेकिन समस्या ये आ रही है कि ना पूरी रचना का अगर वाचन आप सुनेंगे और कहीं पे भी उसको आप टाइम देके नोट डाउन नहीं करते कुछ भी, तो नेक्स्ट 6 महीने में आपकी स्थिति वही होगी जैसे पहले की। एक आश्वासन तो होगा आपके पास कि हमने सारी रचनाओं को सुन रखा, हम समझते हैं, लेकिन एट द टाइम जब आपको एग्ज़ाम में वो याद आना चाहिए, कहीं आप देखेंगे भूमिका से वो क्वेश्चन आ रहा है, कहीं अंदर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आ रहा है, कहीं कोई बीच में कोई दोहा है, कोई मतलब कि काव्य की पंक्तियाँ दे दिया हो, या किसी भी रचनाकार का नाम, किसी भी मंडली का नाम, कुछ भी मतलब पूछा जा रहा है। कहने का मतलब ये है ना कि जो सिलेबस में है उसको किसी भी तरीके से अगर आपको इसमें फाइट करना है तो वो आपकी 6 महीना पहले से ही प्रिपरेशन में एक-एक रचना करके होना ही चाहिए। अब मुझे जो लगता है कि सबसे ज़्यादा आपको समस्या यूनिट 6 यानी उपन्यास वाले में, और 10वां यूनिट ऐसा है कि जो कि बहुत लेंदी है। मैंने चैनल पे करा ज़रूर रखा है, लेकिन मेरे पास पर्सनली जो भी स्टूडेंट बराबर मेरे वीडियोज़ देखते हैं, उनको ये है कि मुझसे पढ़ना है उस चीज़ को। उसी को ध्यान में रखते हुए मुझे लगा कि अभी तो मैं पूरे सिलेबस को आपको ये सोचूँ कि मैं पूरे का पैसा ले लूँ और पढ़ाऊँ, तो वो तो नहीं पॉसिबल है। लेकिन एक चीज़ है, हम आपके लिए अभी प्रयास शुरू करें यूनिट 10 का। यूनिट 10 हालाँकि मैंने चैनल पे करवाया है, लेकिन वो इससे अलग होगा। जब डेमो 1-2 क्लास दिया जाएगा तो आप खुद सोच लेंगे, क्योंकि पहले मैंने सिर्फ़ वाचन किया यहाँ पे, ना कि आपको नोट्स या की पॉइंट्स ये सारी चीज़ें की, मैंने पूरे-पूरे वाचन किए हैं। लेकिन सिर्फ़ वाचन सुनने से काम नहीं चलेगा। तो ये जो अब आपका क्लास है, ये देखिए यहाँ पे प्रॉपर ये ऐप है, आप जाएँगे प्ले स्टोर पे हिंदी और प्राइड ऐप सर्च करेंगे, वहाँ पे जब ऐप डाउनलोड करेंगे तो इसमें तीसरे नंबर पे सेक्शन है यूजीसी नेट हिंदी साइट पेड कोर्स। इस पेड कोर्स में आप जाएँगे, देखिए विशेष तौर पे कई लोगों के आग्रह पे मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी यूनिट 10 का बैच लॉन्च कर रही हूँ कि मैं समग्रता में क्या 14 की 14 रचनाओं को जिस तरीके से मैं चाहती हूँ वो पढ़ा सकती हूँ। अगर ये अच्छे से हो पाया तो फिर हम आपका उपन्यास वाला यूनिट भी जो 13 है पाठ्यक्रम में उसको भी करा देंगे। निबंध हमने इतने अच्छे से चैनल पे कराया है तो मैं उसको टच नहीं करने जाऊँगी। लेकिन हाँ, नाटक है और इसके अलावा ये है। नाटक भी कराया है, लेकिन नाटक को देखेंगे, उपन्यास और ये दोनों प्राथमिकता में मेरे पहले होंगे, जिसमें पहला ये है। इस बैच को आप जब जाएँगे तो न्यू फीचर में हो रहा है, 299 का ये बैच है। आप कोई भी रचना लेंगे ना तो एक खुद ही 299 से 4-4 500 की एक-एक किताबें मैंने खरीदा हुआ है तो मुझे पता है। लेकिन 299 में मूल वाचन तो रहेगा ही, सबसे बड़ी बात है मूल वाचन इस बार चैनल से अलग यहाँ पे होगा। एक-एक चीज़ आप उसी समय अपना खुद का नोट डाउन करते चलिए, लिख के भी बताया जाएगा।
तो मूल वाचन तो होगा, साथ में आपको हर एक उसका जो भी आप रचना पढ़ेंगे तो अब आपको ये पता चलता चलेगा कि हाँ, इसमें से कितने की पॉइंट्स हैं, किसको मैं बिल्कुल संक्षेप में लिख दूँ कि लास्ट टाइम मेरा काम आ जाए, क्योंकि अभी समय है और आप एक-एक यूनिट करेंगे तो बहुत अच्छे से होगा। अब जैसे ही उसमें आपने जो मैंने बोला कि यहाँ पे जैसे सब जाएँगे, यहाँ पे सबसे पहले ये ऐप में फ़ीचर होगा, ऐप के बाद फिर आप गद्य विधा वाले क्लास में जाएँगे, 299 का है और 2 साल की वैलिडिटी है। उसमें जब जाएँगे तो आपको ये 3 चीज़ फ़ीचर होगा, कंटेंट, फ़ोरम और ग्रुप्स। फ़ोरम और ग्रुप्स में भी आप मैसेज कर सकते हैं, फ़ोरम में अपनी बात रख सकते हैं। बाकी ये नंबर है, इस पे एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएँगे, स्पेशली ये जो भी 10वें यूनिट वाले में बच्चे ऐड होंगे, उनका ग्रुप होगा, तो कभी-कभी इसमें जो भी चीज़ें पढ़ा रहेंगे डिस्कस कर लिया करेंगे व्हाट्सएप पे भी। लेकिन ये देखिए, आपको बहुत व्यवस्थित तरीके से यहाँ पे एक-एक फ़ोल्डर बन गया है, टोटल 14 रचनाओं का। एक कहानी यहाँ भी, क्या बोलूँ क्या याद करूँ, हमारा मशीहा, मुर्दैया, ठकुरी बाबा, मेरी तिब्बत यात्रा, संस्कृति के 4 अध्याय, लेखक की डायरी, बोला राम का जीव, जामुन का पेड़, अरे यायावर, आप हुदरी, एक लेखक के डायरी, मुक्तिबोध। तो ये देखिए, आपको ये टोटल बहुत अच्छे से व्यवस्थित तरीके से उसमें ऐप में रहेगा, तो क्रम से जिस तरीके से हम पढ़ाना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से वहाँ करा सकते हैं। तो ये आज उसका फर्स्ट क्लास है, ये डेमो के तौर पे कुछ क्लासेज़ यहाँ पे दे दिया जाएगा, बाकी जो मुझसे पढ़ते हैं और बराबर रिक्वेस्ट करते हैं उनके लिए अब मैं बता दूँ कि ये आश्वासन दे रही हूँ कि इसीलिए मैंने पूरे कोर्स को लॉन्च नहीं किया कि जो नहीं कर पाएँगे उसे नहीं हम कर सकते। हाँ, एक चीज़ अच्छे से होगा तो नेक्स्ट ज़रूर लेके आएँगे। तो इस तरीके से है और ये नंबर है, यहाँ पे जो भी क्लास लेंगे वो यहाँ पे मैसेज कर देंगे, एक ग्रुप में उन्हें ऐड किया जाएगा। 2 साल की वैलिडिटी है इस कोर्स की, आप 2 साल अच्छे से पढ़िए, अपना नोट्स बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब क्योंकि हम लोग एक चीज़ और भी ध्यान रखना है कि जैसे आपके पाठ्यक्रम के दिनकर जी का संस्कृति के 4 अध्याय पाठ्यक्रम में लगा है, तो आपको उसी समय ये भी देख लेना है कि दिनकर जी का कि आपके सिलेबस में इनकी कौन-सी और रचनाएँ लगी हैं, जैसे उर्वशी है, तो आपको उसी समय ये भी ध्यान रखना कि क्या हमारे सिलेबस में और कुछ लगा है? अगर दिनकर जी का लगा है, तो हमें दिनकर जी के बारे में बहुत विस्तार से जानना चाहिए। तो हम संक्षेप में पहले इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, दिनकर जी का जो है जन्म जो है 30 सितंबर 1908 को मुंगेर जिला बिहार के सिमरिया प्रांत में इनका जो है जन्म हुआ था। एक किसान के पुत्र थे और 2 वर्ष के जब थे इनके पिता का देहांत हो गया था। तो कुल मिला के प्रारंभिक शिक्षा इनका गांव में ही हुआ। 1928 में इनका हाई स्कूल हुआ। इसके बाद मोकामा हाई स्कूल वहीं से हुआ और मैट्रिक के बाद ये इंटर जो है इन्होंने इंटर और पटना विश्वविद्यालय से ही दोनों चीजें 30-32 मिला के बी ऑनर्स वहां से किया। इसके बाद ये 33 में दिनकर जी जो है हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक भी हो गए, मतलब ऑनर्स किया और उस समय देखिए नौकरी के लिए अगर देखें तो उस समय 33 में ये प्रधानाध्यापक भी हो गए और 34 में ही बिहार सरकार के अधीन ये सब रजिस्ट्रार हो गए। फिर 43 में ये देखेंगे इनका युद्ध प्रचार समिति में ट्रांसफर हो गया, फिर वहीं पे 47 में ये उप निर्देशक भी हो गए। लेकिन 50 में ये जाके एम इनका पोस्ट ग्रेजुएशन आप देखेंगे मुजफ्फरपुर में हिंदी विभाग से 1950 में होता है। मतलब बीए ऑनर्स के बाद इनको जॉब मिल गई थी, प्रधानाध्यापक के पद पे पदस्थ हो गए थे, ये बड़ी बात थी। इसके बाद इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट किया, लेकिन आप ये देखिए कि उस समय क्योंकि जब आप दिनकर को पढ़ते हैं तो छायावाद के बाद जो उत्तर छायावाद राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का दौर था, उनमें से दिनकर जी आते हैं। तो इन्होंने फिर बहुत जल्द ही 2 साल के अंदर ही अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। हालाँकि आर्थिक संकट का सामना कर रहे थे, लेकिन फिर भी आप देखेंगे इतनी राष्ट्रीय रचनाओं का एक बहुत उस समय आप देखें सांस्कृतिक चेतना की धारा में 33, 34, 35 का दौर भी देखेंगे तो राष्ट्रीय चेतना अपने चरम स्तर पे चल रही थी। तो ये जो है नौकरी से त्यागपत्र दे देते हैं और 56 में राष्ट्रभाषा आयोग के सदस्य हो जाते हैं। सिर्फ राष्ट्रभाषा आयोग के सदस्य नहीं होते, ये संगीत नाटक अकादमी के, साहित्य अकादमी के, ऑल इंडिया रेडियो की परामर्शदात्री समिति के भी सदस्य होते हैं। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि दिनकर जी को 1959 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जाता है। अब ये प्रकाशन संस्था का नाम आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है इनके संबंध में, क्योंकि जो उदयाचल पटना संस्था है, ये जो ग्रंथ इनके हैं दिनकर जी के, स्वयं ही इसके प्रकाशक हैं। उदयाचल पटना से भी आप देखेंगे तो ये संस्था है
इसलिए हमें उदयाचल पटना के बारे में पता होना चाहिए। बाकी इनके काव्य ग्रंथों के संबंध में देखें तो जैसे प्राणभंग 1929 में, रेणुका 35 में, हुंकार 39 में, रसवंती 40 में, नील कुसुम 54 में, कुरुक्षेत्र 46 में, रश्मिरथी 52 में, उर्वशी 61 में, द्वंद्व गीत, श्यामधेनी, बापू, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, दिल्ली, नीम के पत्ते, शिपी और संग, नए सुभाषित, परशुराम की प्रतीक्षा, ये बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और एक तरीके से हम जो है दिनकर जी को किस कवि के रूप में देखते हैं, तो ओज के कवि के रूप में देखते हैं। इनकी कविताओं में आप देखेंगे मानवता के उद्धार का भाव, तो काव्य की इनकी पहली विशेषता जो है ओज है। और वही चीज दिनकर में और भी देखिए आप, भारतवर्ष कृषकों का देश है, और कहीं कहीं इनमें जैसे इनकी कुछ रचनाएं हैं, हाहाकार, तांडव, दिगंबरी, अनल, किरीट, साहित्य, स्तवन, तो उन सब में आप देखेंगे कि राष्ट्रीय भावना के प्रचार के रूप में ये बहुत सारी रचनाएं लिखते हैं। दिनकर को निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ये जनता के कवि हैं, क्योंकि सिंहासन खाली करो की जनता आती है, इसमें आप देखेंगे कि इन्होंने 26 जनवरी 1950 को ये घोषित किया। तो जनतंत्र का जन्म शीर्षक से इन्होंने लिखा था। कभी ये पूछा जाए कि ये जो ओज भरी बात, ये काव्य की पंक्ति है, तो ये किसमें है, तो ये इनका जो है ये जनतंत्र का जन्म करके है, जिसमें ये एक तरीके से व्यंग्यात्मक ढंग से कहते हैं सिंहासन खाली करो की जनता आती है। तो एक विशेषता तो ओज है, लेकिन दूसरी विशेषता इनकी कोमलता भी है, क्योंकि बड़ी कोमलता के साथ अब इनकी रचनाओं में जैसे रसवंती है, जिसमें यम वंश सौंदर्य विरह व्यथा, चाह नहीं छूलू स्वप्नों की नग्न कांति बढ़कर निचकर से, इच्छा है आवरण श्रस्न गुरुदुरे अंतश्रुत पर से। प्रकृति में अगर आप देखें तो इन्होंने हिमालय की ओर प्राय उठती हिमालय को गौरव का प्रतीक मान के रचनाएं की हैं। इनको समय सूर्य, अधैर्य के कवि, आवेश का कवि, अनल कवि, इन नामों से भी संबोधित किया जाता है। यानी इतनी विशेषताएं आप देखेंगे, तो ये विशेषताएं भी जो है दिनकर जी की है। इनकी कविता हिमालय के प्रति, तो हिमालय के प्रति कविता आप कभी पढ़ें तो उसमें ही ये इन्होंने ये पंक्तियां हैं कि रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, तो हिमालय के प्रति। अनल कवि तो है ही, समय सूर्य है ही, अधैर्य के कवि है ही, लेकिन अपने को महज डिप्टी राष्ट्र कवि की संज्ञा देते हैं। यानी ये मैथिली शरण गुप्त की तुलना में, यानी जो भी उत्तर छायावादी कवियों में आप देखेंगे, उत्तर छायावादी मतलब राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि में जैसे माखनलाल चतुर्वेदी हैं, सियाराम जी हैं, नवीन जी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान, सोहनलाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, रामधारी सिंह दिनकर, इन सब में अपने आप को कहते हैं कि मैं तो क्या हूँ, महज डिप्टी हूँ, अपने को महज डिप्टी कहते हैं। अब इनकी देखिए महत्वपूर्ण रचनाओं में जैसे परशुराम की प्रतीक्षा भारत चीन युद्ध विषय को लेके है। 72 में इनको भारतीय ज्ञानपीठ किसके लिए मिलता है, उर्वशी के लिए। उर्वशी क्या है, गीत नाट्य है, और कब लिखा गया था, 1961 में है। पाठ्यक्रम में है यूनिट 5 में आपके। परशुराम की प्रतीक्षा 1963, 62 में भारत चीन युद्ध हुआ है, परशुराम की प्रतीक्षा 63 में लिखा गया है। रश्मिरथी बहुत महत्वपूर्ण है। रश्मिरथी अगर देखें, ये है महाभारत के पात्र कर्ण को लेके, तो रश्मिरथी का भी समय आपको ध्यान रखना है 1952, और रश्मिरथी है क्या, खंड काव्य है। इनके अलावा जैसे कुरुक्षेत्र इनका है, कुरुक्षेत्र वो भी बहुत महत्वपूर्ण रचना है 1946, लेकिन कुरुक्षेत्र क्या है, प्रबंध काव्य है। तो दिनकर जी का समय कुल मिला के आप देखेंगे 1908 से लेकर 1974 का दौर है, और लगातार आप इनकी रचनाएं रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, धूप और धुआं, इतिहास के आंसू, रश्मिरथी, नीलकुसुम, नीम के पत्ते, दिल्ली, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, आत्मा की आंखें, हारे को हरिनाम, ये जो रचनाएं हैं ये दिनकर जी की देन है। अब हम, क्योंकि दिनकर जी के संबंध में जो थोड़ा बहुत हमें जानकारी लेना था वो ले लिया हमने। अब इनका जो पाठ्यक्रम में हमारा संस्कृति का 4 अध्याय लगा है, करीबन 843 पेज की रचना है, उसको हम क्यों पढ़ें, वो भी एक सोचने की बात हो जाती है कि हम की पॉइंट पढ़ लें, उससे काम चल जाएगा। तो आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी दिनकर जी की ये जो रचना है, जो समासिक संस्कृति की साकार प्रतिमा के रूप में इन्होंने समर्पण किया राजेंद्र प्रसाद जी को, इसको अगर आप इस दृष्टि से पढ़ेंगे कि हमारे यूजीसी नेट में ही काम आए, तो शायद आप उतने मन से इस रचना के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे।
आपको क्योंकि ये 4 क्रांतियों में विभाजित करके इस रचना को समझाया गया है, तो जब हम 4 क्रांति पढ़ेंगे तो आपको ये ध्यान रखना कि 4 क्रांति पढ़ने के दौरान आप कहीं न कहीं भारत की पूरी जो एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है, जो कि इन्होंने इतिहास को साहित्य से जोड़ा है, उसकी समझ बहुत अच्छी आपकी हो जाएगी। बाकी जो भी आपको की पॉइंट्स लगेगा उसको ज़रूर नोट डाउन करिएगा। अगर आप बैच में जुड़ते हैं तो संस्कृति के 4 अध्याय, क्योंकि मैंने चैनल पे नहीं कराया और वैसे आपको समझ नहीं आएगा। संस्कृति के 4 अध्याय को पढ़ते समय आप पूरा ये ध्यान दीजिएगा कि इस किताब से हमें बहुत कुछ समझना है, अपने भारत की पृष्ठभूमि उस समय की क्या रही है। तो उसमें एक-एक चीज़ इन्होंने पूरे इतिहास को मेंशन किया है, बहुत अच्छी किताब है। तो हम सबसे पहले चलते हैं, मूल किताब से ही आपको भूमिका जो है कराते हैं, क्योंकि वैसे आपको लगेगा नहीं तो हमें इस समय क्या है, क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि किताब कैसे शुरू हुआ, आगे क्या-क्या है। मतलब गहराई अगर आप देखेंगे एग्ज़ाम के तो बिल्कुल डिमांड एग्ज़ाम का इस तरीके से कि आप बिल्कुल उथला पढ़ेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। तो हमने देखिए दिनकर जी के बारे में जो है पढ़ लिया, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं। देखिए संस्कृति के 4 अध्याय जो किताब है, दिनकर जी ने ये जो लिखा हुआ है, यहाँ पे इस तरीके से आप देखेंगे तो पृष्ठ पे साथ में फ़ोटोज़ भी दिए हुए हैं। और मैंने अभी बोला था प्रकाशन संस्था जो उदयाचल करके थे, तो देखिए ये उदयाचल पटना की ओर से, ये आपको पता होना चाहिए। अभी हमने बताया था स्वयं प्रकाशन संस्था लोक भारती प्रकाशन से है ही ये। यहाँ पे दूसरे ही पेज पे है, धर्म यो बाधते है धर्मा, धर्म यो बाधते धर्मा, न सा धर्मा कुधर्म तत्, अविरोधी तु यो धर्मः सधर्मः सत्य विक्रमः। अभी आजकल ऐसे एग्जाम में पूछ लेते हैं ना, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको एग्जाम में भी ये ध्यान रखना चाहिए। अगर मान लीजिए आप कहीं संक्षिप्त में नोट्स बनाते चल रहे हैं, क्योंकि पूरे क्लास तो आपके दिए जाएंगे क्रम से, तो आपको अगर इसका बहुत अच्छा फायदा ये उठाना है कि हमें एग्जाम में गलती नहीं करना है, तो आप एक कोई भी नोट्स अपने हाथ से पेज वाइज बस इतना लिखेंगे कि जैसे आपने लिखा संस्कृति के 4 अध्याय, और जैसे ही आपने पेज शुरू किया तो आप तुरंत संक्षेप में लिख दें धर्म यो बाधते, ताकि जब एग्जाम के समय आप जाएंगे ना तो बस धर्म यो बाधते जब 3-4 बार आप एग्जाम के पहले सारी चीजें देखे रहेंगे तो आपको ये पूरा याद करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। धर्म यो बाधते तुरंत ही आपको लगेगा कि ये धर्म यो बाधते किसमें कहा गया था। ऐसे आपको नोट्स खुद से बनाना, खुद से लिखना है। अब बताते चलेंगे कि क्या, ये ध्यान रखना है धर्म यो बाधते ये उद्धरण कहाँ है। अब देखिए इन्होंने समर्पण किसे किया है, समासिक संस्कृति की बात करते हैं, और समासिक संस्कृति की साकार प्रतिमा किसको मानते हैं, राजेंद्र प्रसाद जी को, और राजेंद्र प्रसाद जी को ही ये संस्कृति के 4 अध्याय को समर्पित करते हैं। और फिर आप देखिए अभी तो धर्म यो बाधते आपने देखा, फिर ये कहते पूज्यवर हेथाय आर्य हेथा अनार्य। अभी आपने एक देखा कि यहाँ पे जैसे आपने नोट्स में अपने लिखना है धर्म यो बाधते, इसके बाद फिर नोट्स में लिखना है समर्पण किसको है, राजेंद्र प्रसाद जी को, हेथाय हार हेथा अनार्य। आपको इसके आगे आवश्यकता नहीं है, बस हमें गलती नहीं करना है, ये की पॉइंट्स लिखते चलना, एक ही बार इसको नोट्स फाइनल कर देना है। अब विनीत दिनकर जी, और ये 26 जनवरी 1956 नई दिल्ली, और हमने उदयाचल पटना जो है संस्था की बात की थी, तो उदयाचल पटना को भी ध्यान रखना है आपको उस संस्था के बारे में। अब यहाँ पे देखिए तृतीय संस्करण की भूमिका। अब पहले तृतीय संस्करण की भूमिका में कहते हैं कि पहले संस्करण के वक्तव्य ने ये संकेत किया ये पुस्तक अपूर्ण है, अगले संस्करण में वो पूर्ण कर दी जाएगी, लेकिन दूसरा संस्करण जल्दी में आ गया था तो मैं कोई काम कर नहीं पाया। तीसरा संस्करण भी प्राय अचानक ही आ गया, किंतु इस बार ये उचित जान पड़ा कि नए संस्करण में विलंब चाहे जो हो, लेकिन इस बार अपनी सूझबूझ और अधुनातन अनुसंधानों के अनुसार इस ग्रंथ का संशोधन कर देना जरूरी है। मेरा ख्याल है संशोधन के बाद अब ये पुस्तक पहले की अपेक्षा ज्यादा स्वच्छ है, अधिक रोचक है, अधिक सुसंबद्ध है और अधिक पूर्ण हो गई है, यद्यपि अपूर्ण यह अब भी है। तीनों ने बता दिया कि आपको पहले और दूसरे संस्करण की भूमिका क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि वो अपने आप में भी इनकम्प्लीट है, और ये भी उस तरीके से कंप्लीट नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें इम्प्रूवमेंट किया गया है। जहां जरूरी होगा मैं हाईलाइट करूंगी और बताते चलूंगी, इसको आपको नोट डाउन करते चलना है। कह रहे कि जो पहला संस्करण था उसमें आर्य द्रविड़ समस्या का वृत्तांत बहुत संक्षिप्त था। इंपॉर्टेंट पॉइंट,
आर्य द्रविड़ समस्या जो लेके इन्होंने वृत्तांत लिखा है, जो पहला इनका संस्करण आया था उसमें आर्य द्रविड़ समस्या का वृत्तांत बहुत संक्षेप में लिखा गया था। इस बार वो अधिक विस्तृत और अधिक पूर्ण मिलेगा, यानी तीसरे संस्करण में आर्य और द्रविड़ की जो समस्या है उसको विस्तार दिया गया है। इसी प्रकार कह रहे हैं कि जो आर्य और आर्येतर संस्कृतियों का मिलन नामक प्रकरण है वो भी फिर से लिखा गया है। यानी एक क्वेश्चन और हो गया कि पहले में तो आर्य द्रविड़ समस्या का वृत्तांत संक्षेप में था, उसको विस्तार दिया गया। अब आर्य और आर्येतर जो संस्कृति है जिनका मिलन है वो प्रकरण फिर से लिखा गया है। ये विस्तार नहीं दिया गया, इस प्रकरण को ही नया लिखा गया, फिर से लिखा गया। स्थापना तो इस प्रकरण की अब भी वही है जो पहले थी, किंतु अनेक नए प्रमाण और नई युक्तियों के आ जाने से यह स्थापना अब अधिक प्रभावशाली, मतलब आर्य और आर्येतर संस्कृतियों का मिलन प्रकरण जो था वो लिखा तो गया था, लेकिन उतने अच्छे प्रमाण और युक्ति नहीं मिले थे जिसको मिलने से ये और प्रभावशाली रूप में आपके सामने आ गया। अब बौद्ध धर्म के प्रसंग में कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म के प्रसंग में बौद्ध साधना पर शाक्त प्रभाव भी बिल्कुल नया अध्याय है। तो देखिए कहीं पे भी जोड़ा गया बिल्कुल नया अध्याय। आर्य द्रविड़ समस्या तो पहले ही लिखा गया था, लेकिन वृत्तांत संक्षिप्त था इसलिए विस्तृत किया गया। इसका मतलब ये नया नहीं लिखा गया। आर्य और आर्येतर संस्कृति वाला जो प्रकरण था वो जो है नामक प्रकरण भी फिर से लिखा गया। इसका मतलब लिखा तो गया था, फिर से लिखा गया, कुछ नए तथ्य मिले। लेकिन जो बौद्ध धर्म वाला है वो बौद्ध धर्म के प्रसंग में या स्थापना के संबंध में बता रहे हैं कि जो बौद्ध साधना पर शाक्त प्रभाव है वो बिल्कुल नया अध्याय लिखा गया है तीसरे संस्करण में। पहले संस्करणों में तंत्र साधना का वृत्तांत था ही नहीं, पहले में नहीं था। इस बार भी वो संक्षेप में ही दिया गया है। क्या पहले संस्करण में तंत्र साधना का वृत्तांत तो था ही नहीं, इस बार भी जो तंत्र साधना का वृत्तांत दिया गया वो भी संक्षेप में है। लेकिन उतने से भी पाठकों को ये समझने में आसानी होगी कि धर्म और काम को समन्वित करने पर मध्यकालीन साधकों को कितनी कठिनाई हुई थी और बाद के साहित्य और संस्कृति पर इस प्रयोग का क्या प्रभाव पड़ा। अब यहाँ पे और क्या है, तृतीय संस्करण में इन्होंने मेंशन किया कि इस्लाम खंड तो पूरा का पूरा दोबारा लिखा गया, मतलब इस्लाम खंड भी पहले लिखा गया था, लेकिन अब तृतीय संस्करण में बता रहे हैं कि ये पूरा का पूरा दोबारा लिखा गया। इस क्रम में बहुत सी सामग्रियां एक जगह से उठाकर दूसरी जगह डाली गई हैं और अनेक नई युक्तियों, नई शंकाओं, नए अनुमानों और नए प्रसंगों का समावेश यथास्थान किया गया है। 20वीं सदी में आकर भारत का जो बंटवारा हुआ उसका बीज, अब देखिए 20वीं सदी में आकर भारत का जो बंटवारा हुआ उसका बीज कहाँ मिला, उसका बीज कह रहे हैं कि मुगल काल में ही जो शेख अहमद सरहिंदी के प्रचार में था। यानी इस्लाम खंड तो पूरा का दोबारा लिखा गया, लेकिन ये कह रहे हैं कि 20वीं सदी में आकर जो भारत का बंटवारा हम देखते हैं 1947 में भारत और पाक का, क्या वो तत्कालीन परिदृश्य ऐसे बने, सडनली ऐसा हुआ? कह रहे नहीं, उसका बीज आप मुगल काल में ही देखो। मुगल काल में जो शेख अहमद सरहिंदी हैं उनके प्रचार में था। इस उद्भावना को मैंने विशेष रूप से रेखांकित किया। आशा है भारत की सांप्रदायिक समस्या के समझने में पाठकों को उससे सहायता मिलेगी। अब देखिए सबसे कम परिवर्तन ग्रंथ के चौथे अध्याय में किया गया है। कंपनी सरकार की भाषा नीति के बारे में जो दो चार बातें कही गई हैं इजाफा केवल वे ही हैं, बाकी सबका सब वही है। मतलब चौथे अध्याय में कुछ ज्यादा परिवर्तन छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं हुआ है। थोड़ी सी भाषा नीति के संबंध में परिवर्तन कह रहे हैं हुआ है, जो पहले के संस्करणों में भी था, यद्यपि उपशीर्षक लगा देने से ये अंश भी और आकर्षक और कम बोझिल लग रहा है। हाँ, ग्रंथ का जो उपसंहार है वो पहले नहीं लिखा गया था, ग्रंथ का उपसंहार पहले नहीं लिखा गया था, वो आपको तृतीय संस्करण में देखने को मिलेगा। ये कुछ खास प्रसंग है जिन पर कह रहे हैं कि ध्यान आसानी से जा सकता है, किंतु इनके सिवा भी आपको ग्रंथ में जगह जगह बहुत सारी नई बातें जोड़ी गई हैं, अनेक बातें काट कर हटा दी गई और अनेक अंश फिर से लिखे गए हैं। अपने जानते मैंने इस महल को झाड़ बुहार कर स्वच्छ कर दिया है। आशा है अब विद्वानों को नाक सिकोड़ने की जरूरत जरा कम पड़ेगी। हिंदी भाषी भारतीय काफी जागरूक हैं, ये बात मैंने कुरुक्षेत्र के प्रकाशन के समय भी देखी थी और आजकल उर्वशी के प्रकाशन के बाद भी देख रहा हूँ। किंतु संस्कृति के 4 अध्याय का जितना प्रबल समर्थन और जैसा कठिन विरोध हुआ उससे भी हिंदी भाषियों की जागरूकता का बहुत अच्छा प्रमाण मिलता है। दिनकर जी को ये लिखा गया यहाँ पे कि हिंदी भाषी भारतीय में जागरूक क्यों लगे,
मैंने ये चीज कुरुक्षेत्र के जब प्रकाशन के बाद भी देखा और जो उर्वशी छप के आया लोगों के बीच में तो भी देखा। लेकिन जो संस्कृति का 4 अध्याय उसका जो समर्थन है और उतना ही कठिन विरोध, इससे लगता है कि लोग तो जागरूक हैं। अगर कोई समर्थन करा विरोध करे इसका मतलब उस पर बातचीत तो हो रही है। लगभग 6 वर्षों के भीतर इस ग्रंथ के लेखक को कोई 300 पत्र मिले होंगे, जिनमें से ज्यादातर पत्रों में ये था कि ग्रंथ परिमार्जन यानी ग्रंथ को परिमार्जित करिए, ऐसा सुझाव दिया गया था। कुछ लेकिन ऐसे भी पत्र थे जिनमें ग्रंथ की भूरी भूरी प्रशंसा की गई थी अथवा ये भी कहा गया था कि लेखक अज्ञानी और मूर्ख है। इन ग्रंथ से प्रेरित पुस्तकों, प्रचार पुस्तिकाओं एवं पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित निबंधों में जो कुछ भी मिला अथवा मंचों से इस ग्रंथ के बारे में जो भी स्पीच दिए गए, उनसे ये बात तो पता चलता है कि मेरी स्थापनाओं से कौन दुखी थे? सनातनी भी दुखी थे और आर्य समाजी और ब्रह्म समाजी। यानी इनसे ये पता चल रहा है कि जो प्रतिक्रिया सार्थक और निरर्थक जो भी है उनमें सनातनी दुखी लग रहे हैं, आर्य समाजी दुखी लग रहे हैं और ब्रह्म समाजी लग रहे हैं। और सबसे ज्यादा तो जो उग्र हिंदुत्व के समर्थक है वो तो बहुत नाराज हैं, क्योंकि नाराजगी का एक पत्र मुझे अभी हाल में एक मुस्लिम विद्वान ने भी लिखा। ये सब अप्रिय बातें हैं, नाराज मैं किसी को भी नहीं करना चाहता। मैंने जो कुछ भी लिखा वो मेरी शिक्षा, देखा और चिंतन का परिणाम है। मेरा ये विश्वास है कि यद्यपि मेरी कुछ मान्यताएं गलत साबित भी हो सकती, लेकिन इस ग्रंथ को उपयोगी मानने वाले लोग दिनों दिन अधिक होते जाएंगे। ये ग्रंथ भारतीय एकता का सैनिक है। ये ग्रंथ क्या है? भारतीय एकता का सैनिक है। सारे विरोधों के बीच वो अपना काम करता चला जाएगा। लेकिन तमाम कोलाहल के बीच ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि जिन लोगों के लिए पुस्तक लिखी गई थी उन्हें तो ये खूब पसंद आई है। नापसंद ये उन्हें हुई है जिनके लिए शायद ये था भी नहीं। खास दिलचस्पी की बात तो ये है कि सांस्कृतिक एकता की बातें जनसाधारण ही सुनना चाहता है। पंडित और विशेषज्ञ ऐसी बातों से विदक जाते हैं। मैंने पहले भी कहा था और आज भी दोहराता हूँ कि ये अब यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण है। यह जो महल है वो साहित्य और दर्शन का है। ये महल कैसा है? साहित्य और दर्शन का। इतिहास की हैसियत यहाँ किराएदार की है। किराएदार का आदर तो मैं करता हूँ, किंतु महल पर उसे कब्जा देने की बात मैं नहीं सोच सकता। मैं कोई पेशेवर इतिहासकार नहीं हूँ। इतिहास की ओर मैं शौक से गया हूँ और शौक से ही मैं उनकी सामग्रियों का उपयोग भी करता हूँ। साहित्य की ताजगी और वेधकता जितनी शौकिया लेखक में होती है उतनी पेशेवर में नहीं होती। कृति में प्राण उड़ेलने का दृष्टांत बराबर शौकिया लेखक ही देते हैं। थरथराहट, पुलक और प्रकंप ये गुण शौकिया की रचना में होते हैं। पेशेवर लेखक अपने पेशे के चक्कर में इस प्रकार मौन रहता है, यानी मौन रह जाता है। क्रांतिकारी विचारों को खुलकर नहीं रख पाता। मतभेद होने पर भी वे हुक्म आंखें तक परंपरा का ही मानते हैं। इसलिए संस्कृति का इतिहास अगर कोई कहे कि कौन लिख सकता है तो लिखने वाला शौकिया लेखक और शौकिया शैली नहीं। इतिहासकार तो अक्सर एक या दो शाखाएं, प्रामाणिक विद्वान जो लिखते हैं ऐसे अनेक विद्वानों की कृतियों में बैठकर घटनाओं और विचारों के बीच संबंध बिठाने का काम वही कर सकता है जो विशेषज्ञ नहीं है, जो सिक्कों, ठीकरों और ईंटों की गवाही के बिना नहीं बोलने की आदत के कारण मौन नहीं रहता। सांस्कृतिक इतिहास लिखने के मेरे जानते तो 2 ही रास्ते हैं। या तो उन्हीं बातों तक महदूद रहो जो 20 बार कही गई है, या फिर खुद भी बोर हो और दूसरों को भी बोर करो, अथवा आगामी सत्यों का पूर्वाभास दो, उनकी खुलकर घोषणा करो, समाज में नीम हकीम कहलाओ, मूर्ख और अधपगले की उपाधि प्राप्त करो। अब यहाँ पे ये देखिए जितनी भी बातें इन्होंने कही है यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि जो ये साहित्य है, संस्कृति के 4 अध्याय, ये महल जो है साहित्य और दर्शन का है, यानी इसमें साहित्य भी मिलेगा, दर्शन भी मिलेगा। लेकिन आप ये कहो कि संस्कृति के 4 अध्याय में पूरा का पूरा इतिहास लिखा गया है और कोई इतिहास वेत्ता लिखा है, तो ऐसी बात नहीं है। इतिहास की हैसियत यहाँ किराएदार की है। जैसे कोई किराएदार महल में कुछ दिन के लिए आया तो ठीक है, तो इतिहास इस संस्कृति की 4 अध्याय में एक महल में आया किराएदार है जो आया और समय से चला जाएगा, लेकिन वो उसका महल उसका अपना नहीं है। इसीलिए इतिहास की हैसियत यहाँ किराएदार की। किराएदार का आदर तो मैं करता हूँ, किंतु महल पर उसे कब्जा नहीं करने देता हूँ।
मैं कोई पेशेवर इतिहासकार नहीं हूँ। तो पहली बात इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आप इतिहास के उससे आधार से संस्कृति के 4 अध्याय पढ़ोगे तो गलत है, क्योंकि मैं इतिहास वेत्ता नहीं हूँ, इतिहास वेत्ता का काम है। हाँ, इतिहास की ओर मैं गया हूँ और शौक से। अभी आगे और डिटेल में बताएँगे कि क्यों इतना बड़ा इतिहास लिखा दिनकर जी ने, क्या पढ़ने लगे, क्योंकि वो तो साहित्य के क्षेत्र में थे। तो वो शौक से गए और शौक से ही मैं उनकी सामग्रियों का उपयोग किया। अब ये कह रहे हैं कि साहित्य की जो ताजगी और वेधकता जितनी जो शौकिया लेखक में देखने को मिलेगी, उतनी आपको पेशेवर में नहीं, जो पेशा लिखने का कर रहा है शायद वो उतने अच्छे अंदाज में नहीं लिख पाएगा। अगर कोई कृति लिखी जा रही है उसमें अपने आप को प्राण को उड़ेलना, इतनी तन्मयता से लीन होके लिखना, तो वो करने वाला कोई शौकिया, और इंसान शौक शौक के अंदर ही कोई चीज़ लिखता तो बहुत कमाल कर सकता है। बाकी आप देखेंगे कि कोई चीज़ आपको जानबूझ के, मान लो मैं कहूँ कि आपको संस्कृति के 4 अध्याय इसलिए पढ़ना है क्योंकि यूनिट 10 के इस वाले चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, और आपने सोच लिया 843 पेज पढ़ना, तो कभी नहीं पढ़ सकते। लेकिन आप इसको पढ़ते वक़्त आपके दिमाग में ये रहेगा कि इसी बहाने दिनकर जी ने संस्कृति के 4 अध्याय में 4 क्रांतियों के साथ-साथ हमको बहुत सारी चीज़ें बता देंगे, जिससे आज नहीं भविष्य में भी मुझे बहुत काम आएगा। तो आप बहुत ही आराम से पूरे के पूरे पेज को उतने ही आनंद से ख़त्म कर जाएँगे और आपको बोझ नहीं होगा। बिल्कुल यहाँ पे वही कह रहे हैं कि शौकिया अंदाज में आप कुछ भी कर सकते हो, पेशेवर तो कर ही नहीं सकता, वो प्राण उड़ेल ही नहीं सकता। थरथराहट, पुलक और प्रकंप थरथराहट, पुलक और प्रकंप ये गुण किसके होते हैं? शौकिया रचना में। पेशेवर लेखक नहीं कर पाएगा ये सब। और इसलिए संस्कृति का ये इतिहास कोशिश कैसी शैली में? शौकिया शैली में है, इन्होंने कहा। अब कह रहे हैं कि अनुसंधानी विद्वान सत्य को तर्क से पकड़ता है, यानी जो रिसर्चर होता है, वो रिसर्चर विद्वान कोई भी ट्रुथ है उसको लॉजिक से पकड़ता है और समझता है सत्य है, सचमुच उसकी गिरफ्त में है। मगर इतिहास का सत्य क्या है? घटनाएं मरने के साथ पोषण बन जाती हैं, पत्थर बनने लगती हैं, दंत कथा और पुराण बनने लगती हैं। बीती घटनाओं पर इतिहास अपनी झिलमिली डाल देता है, जिससे वे साफ-साफ दिखाई ना पड़े, जिससे बुद्धि की उंगली उन्हें छूने से दूर रहे या झिलमिली बुद्धि को कुंठित करे। अब ये सारी चीज़ें ये बताते चल रहे हैं कि देखिए, हाँ, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि लेकिन उनका अर्थ वही पकड़ता है जिसकी कल्पना सजी हो। इसलिए इतिहासकार का सत्य नए अनुसंधानों से खंडित हो जाता है, लेकिन कल्पना से प्रस्तुत चित्र कभी भी खंडित नहीं होते। अगर आप कल्पना से प्रस्तुत चित्र कर रहे हैं तो वो कभी भी खंडित नहीं होता है। जिन सीधे-साधे पाठकों के मन पर पूर्वाग्रहों की छाया नहीं, उन्हें कल्पक की कृति की सच्चाई का उससे ज़्यादा हाल बताएगी जितना इतिहास के प्रमाणिक ग्रंथों से जाना जा सकता है। प्रमाणिक ग्रंथों के तथ्य शायद ही कभी गलत पाए जाएँ, लेकिन उनका विवरण हमेशा गलत और निर्जीव होता है। दिनकर जी, 3 अगस्त 1962, आर्य कुमार रोड, पटना 4। ये हम लोग अभी तक क्या पढ़ रहे थे? तृतीय संस्करण की भूमिका। और तृतीय संस्करण की भूमिका से जब आप नोट्स बनाएँगे, मैं लास्ट टाइम ना जब दूसरे दिन क्लास आपका होगा, तो पहले दिन जो पढ़ाए रहेंगे जिसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको एक बार शुरुआत में आपको रिवाइज करा देंगे। यहाँ जो नोट्स होगा ना, वो जैसे हम पढ़ा रहे हैं, लिखते चल रहे हैं, यही समझिए नोट्स है इसके। और ये ज़रूर आप साथ में करते चलेंगे कि अपना एक नोट्स बनाते चलेंगे, एकदम संक्षेप में हम बताएँगे कि किस तरीके से। अब देखिए, हमने तृतीय संस्करण पढ़ा। अब लेखक का निवेदन नाम से जो है इनका, लेखक का निवेदन नाम से प्रथम संस्करण से, अभी तो हम लोगों ने तृतीय संस्करण देखा ना, अब लेखक का निवेदन नाम से प्रथम संस्करण से क्या बातें हैं? अब ये अपने बारे में बता रहे हैं कि एक समय था जब मैं इतिहास का विद्यार्थी था, ये दिनकर जी कह रहे हैं। किंतु जब से मैं कविता और निबंध में लगा, तब से इतिहास के साथ मेरा संपर्क एक प्रकार से छूट सा गया। तब सन 1950 ईस्वी में मैं छात्रों को साहित्य पढ़ाने के लिए कॉलेज भेजा गया। अभी हमने आपको इनके बारे में बताया था ना कि इन्होंने कौन से सन में क्या पढ़ाई की क्या। अब देखिए यहाँ पे वो चीज़ें काम आती हैं। इन्होंने कहा था मैं इतिहास का विद्यार्थी था, और ये 1950 में तो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से करते, मुजफ्फरपुर हिंदी विभाग के ये अध्यक्ष नियुक्त होते हैं 1950 में। अभी इन्होंने ये कहा कि जो है पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मुजफ्फरपुर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं। अच्छा, एक चीज़ हमने गलती कर दिया था, मैंने बताया था बहुत बाद में पोस्ट, वो ये था कि हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पे ये मतलब कि एक तरीके से अध्यक्ष पद को संभाले थे 1950 में। तो ये 1950 के बारे में बता रहे हैं कि मुझे मुजफ्फरपुर जो है हिंदी विभाग का अध्यक्ष पद मिला था और कॉलेज में गया सन 1950 में। अब जब वहाँ मैं गया
वहाँ साहित्य की सामाजिक पृष्ठभूमि समझने के क्रम में मुझे इतिहास की पुस्तकें, मतलब साहित्य की सामाजिक पृष्ठभूमि समझने के क्रम में मुझे इतिहास की पुस्तकें फिर से उलटनी पड़ी। अब इन्होंने कारण भी बताया कि देखो, मैं ऐसा नहीं है कि साहित्य, हाँ, मैं इतिहास का विद्यार्थी था, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब मैं यहाँ पे 1950 में मुजफ्फरपुर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के पद पे नियुक्त हुआ, तो जब मैं वहाँ गया तो हमको साहित्य की सामाजिक पृष्ठभूमि समझनी थी, और उसके चक्कर में हमने इतिहास की पुस्तक फिर से उल्टी। और जब फिर से हम कोई चीज़ उलटने-पलटने लगते हैं, तो धीरे-धीरे इतिहास की गहराई में मैं उतरने लगा। और मेरी पहली जिज्ञासा ये थी कि हमारा जो आधुनिक साहित्य है, वो हमारे प्राचीन साहित्य से किन-किन बातों में अलग है, और इस भिन्नता के पीछे कारण क्या है? कारण की खोज करता हुआ मैं ढूँढ-ढूँढ कर 19वीं सदी के सांस्कृतिक जागरण का हाल पढ़ने लगा, और फिर मेरी जिज्ञासा कुछ और विस्तृत हुई, और मन ने जानना चाहा कि भारतीय संस्कृति का संपूर्ण इतिहास कैसा रहा। अब देखिए, एक जिज्ञासु बालक के संबंध में भी यहाँ पे बताया गया है प्रथम संस्करण में, कि ये मेरी जिज्ञासा ही थी कि मैं सामाजिक पृष्ठभूमि खोजने गया और गहराई में उतरने लगा, और गहराई में जाते-जाते मैंने पहले सोचा कि हमारा जो है ये आधुनिक साहित्य प्राचीन से कैसे अलग है। फिर जब इतना जाना तो 19वीं सदी के सांस्कृतिक जागरण में पहुँच गया, और जब वहाँ पहुँच गया तो मन ने चाहा थोड़ा और जान ले, और इस चक्कर में हमने संपूर्ण इतिहास कैसा रहा होगा मैं खंगालने बैठ गया। ऐसे करते-करते लगभग 2 वर्ष के अध्ययन के बाद, मतलब 50 से 52 हो गया होगा, मेरे सामने ये सत्य आया कि भारतीय संस्कृति में तो 4 बड़ी क्रांतियाँ हुई हैं। भारतीय संस्कृति में 4 बड़ी क्रांति, और हमारी संस्कृति का इतिहास उन्हीं 4 क्रांतियों का इतिहास है। पहली क्रांति कब हुई? पहली क्रांति तब हुई जब आर्य जो है भारतवर्ष में आए, और जब भारतवर्ष में उनका आर्येतर जातियों से संपर्क हुआ। आर्यों ने आर्येतर जातियों से मिलकर जिस समाज की रचना की, वही आर्यों अथवा हिंदुओं का बुनियादी समाज हो गया। और ये आर्य तथा आर्येतर संस्कृतियों के मिलन से जो संस्कृति बन के आई, वो हमारी बुनियादी संस्कृति हो गई। तो 2 साल लगातार पढ़ते-पढ़ते दिनकर जी जब पता करते-करते पहुँचे, तब उनको समझ आया कि ये तो पूरा इतिहास सिर्फ़ 4 बड़ी क्रांतियों में विभाजित है। उसमें भी पहली क्रांति का कारण है कि आर्य बाहर से हमारे यहाँ पे आए, और आर्य से इतर हमारे यहाँ जो जातियाँ थी, जब आर्य और आर्येतर जातियाँ दोनों मिली होंगी, उनकी कल्चर एक-दूसरे के साथ मिले होंगे, तो एक जो फाउंडेशन बना हमारे कल्चर का, बुनियादी संस्कृति, ये इनके मिलन से बना। एक संस्कृति तो आर्य तथा आर्येतर संस्कृतियों की हो गई, और इस बुनियादी भारतीय संस्कृति के लगभग आधे उपकरण आर्यों ने दिए, और उनका दूसरा आधा भाग आर्येतर जाति। अच्छा, यहाँ पे भी आप देखेंगे बहुत सारी किताबों में कह दिया जाता है कि आर्यों का कितना योगदान है, या आर्येतर जातियों का कोई योगदान नहीं है। लेकिन इन्होंने साफ-साफ कह दिया कि देखो, आर्यों का योगदान है, 50-50% की बात है। आधे उपकरण आर्यों के हैं, आधे हमारे आर्येतर जातियों के हैं। तब जाके संस्कृति बना है, बेस बना, फाउंडेशन बना है। ये तो पहली क्रांति की बात है। अब हम बात करते हैं दूसरी क्रांति की। दूसरी क्रांति तब हुई जब महावीर और गौतम बुद्ध ने इस स्थापित, जैसे हम लोग वैदिक धर्म वगैरह पढ़ते हैं, उत्तर वैदिक पढ़ते हैं, फिर बौद्ध है, जैन है ना? शैव शाक्त सारे धर्म आते हैं, तो कह रहे हैं कि दूसरी क्रांति तो तब हुई जब महावीर और गौतम बुद्ध ने इस स्थापित धर्म या संस्कृति के विरुद्ध विद्रोह किया। जो स्थापित धर्म या संस्कृति था, दूसरी क्रांति तब हुई जब इन लोगों ने विरोध किया, और जो उपनिषदों की चिंता धारा को खींचकर वे अपनी मनवांछित दिशा की ओर ले गए। इस क्रांति ने भारतीय संस्कृति की अपूर्व सेवा की। कौन सी संस्कृति ने भारतीय संस्कृति की अपूर्व सेवा की है? जैसे गौतम बुद्ध जी आए और महात्मा बुद्ध, महावीर जी आए, गौतम बुद्ध जी आए, इन लोगों ने उपनिषदों की चिंतन धारा को खींचकर वे अपनी मनोवांछित दिशा की ओर ले गए। इसने भारतीय संस्कृति की अपूर्व सेवा की, किंतु अंत में इस क्रांति के सरोवर में सवाल भी उत्पन्न हुए, और भारतीय धर्म तथा संस्कृति में जो गंदलापन आया, वो काफी दूर तक इन्हीं सवालों का परिणाम था। अब देखिए, इन्होंने पहले तो बोला ठीक है भाई, दूसरी क्रांति हुई, महावीर और गौतम बुद्ध ने स्थापित जो पहले के धर्म थे उसके प्रति विद्रोह किया, और उपनिषदों की चिंतन धारा को खींचकर अपनी मनोवांछित दिशा में ले आए। तो उन लोगों ने पहले तो बहुत सेवा की, लेकिन अंत में हुआ क्या? जैसे एक तालाब होता है, तालाब बहुत स्वच्छ है, लेकिन कुछ भी एक गंदा आ गया और पूरे तालाब को गंदा कर दिया। इसी क्रांति यानी दूसरी क्रांति में शैवाल भी उगाए। जो काई होता है, पानी के ऊपर आप देखते हैं पूरी गंदगी जो है छा जाता है, वैसे करे इसी सरोवर में शैवाल भी आ गए, और फिर तो जो गंदलापन आया वो बहुत दूर तक इन शैवालों का परिणाम था। अब बात करते हैं कि तीसरी क्रांति का क्या है। तीसरी क्रांति उस समय हुई
जब यहाँ पे इस्लाम विजेताओं के धर्म के रूप में भारत पहुंचे, यानी इस्लाम विजेताओं के धर्म के रूप में भारत पहुंचे और इस देश में हिंदुत्व के साथ उनका संपर्क हुआ इस्लाम का। और जो चौथी क्रांति है हमारे अपने समय में हुई। दिनकर जी कह रहे हैं कि ये हमारे अपने समय में हुई, जब भारत में कौन सा यूरोप का आगमन हुआ तथा उनके संपर्क में आकर जो हिंदुत्व है और जो इस्लाम है दोनों ने नव जीवन का अनुभव किया। तो कुल मिला के इन्होंने इस तरीके से 4 बड़ी क्रांतियों के बारे में विभाजन करके बता दिया कि इस तरीके से पूरा हमें इतिहास देखने को मिलता है। अब इस पुस्तक में इन्हीं 4 क्रांतियों को कह रहे हैं संक्षिप्त इतिहास है। पुस्तक का उचित नाम कदाचित भारतीय संस्कृति के 4 सोपान होना चाहिए था, किंतु वो नाम मन में आकर फिर लौट गया। मतलब इनके मन में जो है इसका किताब का नाम रखने का पहले विचार आया कि इसको नाम दे देते हैं भारतीय संस्कृति के 4 सोपान, मन में भी आया लेकिन नहीं रखे। मैं संस्कृति के 4 अध्याय, मतलब अच्छा लगा कि संस्कृति के 4 अध्याय रख देता हूँ, ऐसा है। पुस्तक लिखते लिखते इस विषय में मेरी आस्था और भी बढ़ गई कि भारत की संस्कृति आरंभ से ही सामासिक रही है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम देश में जहाँ भी जो भी हिंदू देखने को मिलते हैं या बसते हैं उनकी संस्कृति एक है। भारत की प्रत्येक क्षेत्रीय विशेषता हमारी इसी सामाजिक संस्कृति की विशेषता है। तब हिंदू या मुसलमान हैं जो देखने में अब भी हिंदू और मुस्लिम अलग लगते हैं, किंतु उनके बीच भी सांस्कृतिक एकता विद्यमान है जो उनकी भिन्नता को कम करती है। दुर्भाग्य की बात है कि हम इस एकता को पूर्ण रूप से समझने में असमर्थ रहे। तो क्या चीज ये नहीं समझ पाए? ये कह रहे हैं ये जो हमको समझ नहीं आया कि सच में शुरुआत से हमारी सामाजिक संस्कृति रही है। अगर सामाजिक संस्कृति रही है तो उत्तर दक्षिण ले लो, यानी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम देश में जहाँ भी हिंदू बसते हैं उनकी संस्कृति एक है। भारत की प्रत्येक क्षेत्रीय विशेषता हमारी इसी सामाजिक संस्कृति की विशेषता है। लेकिन दिक्कत ये है कि तो फिर हिंदू और मुस्लिम क्यों अभी भी देखने में दो लगते हैं? क्या उनके बीच भी वही सांस्कृतिक एकता है? लेकिन कह रहे हैं बहुत अच्छे से मैं फिर भी वो समझ नहीं पाया। और ये बता रहे हैं कि ये कार्य वैसे राजनीति नहीं है, शिक्षा और साहित्य के द्वारा संपन्न किया जाना चाहिए। इस दिशा में साहित्य के भीतर कितने ही छोटे बड़े प्रयत्न हो चुके, वर्तमान पुस्तक भी उसी दिशा में एक विनम्र प्रयास है। ये पुस्तक विद्वानों का उच्छिष्ट चुनकर तैयार की गई है, किंतु इसे मैंने विद्वानों और विशेषज्ञों के पढ़ने के लिए नहीं लिखा। अगर स्टेटमेंट आ जाए कि इसको दिनकर जी ने विद्वानों और विशेषज्ञों को पढ़ने के लिए लिखा है तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। इसको इन्होंने साफ साफ कह दिया कि हमको विद्वान और विशेषज्ञ नहीं चाहिए। मैंने किसके लिए लिखा है? मैं ये उनके लिए लिखना चाहता हूँ कि जैसे असल में ये उनके काम की चीज़ है जो खोजपूर्ण ग्रंथों का सामना नहीं करना चाहते हैं। मतलब जिनको मन में तो ये बड़ी जिज्ञासा है कि हमको भारतीय संस्कृति समझना तो है, लेकिन हम सैकड़ों ग्रंथों के चक्रव्यूह में फंसना नहीं चाहते, उतनी छुट्टी नहीं हमारे पास है। तो जो अनुसंधान और खोज को नीरस समझते हैं, घबराते हैं, मतलब मन तो है लेकिन वो सर्च करने नहीं जाएंगे, संक्षेप में पूरी संस्कृति को समझना चाहते हैं, तो कुल मिला के उन्हीं मुख्य पाठक जनसाधारण के लिए पुस्तक है, ऐसी मेरी कामना है। इसके आकार को देखकर उन्हें घबराना नहीं चाहिए थी। ये आप लोगों के लिए भी है। बड़ी हिम्मत से हम लोगों ने 843 पेज की यात्रा शुरू की है। इसको देखकर आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस अथाह विषय का इस पुस्तक में आख्यान है उसके लिए ऐसी ऐसी 100 जिल्दें भी शायद ही काफी हो। संस्कृति का विषय अपार है। एक व्यक्ति के लिए तो ये संभव ही नहीं है कि अपने सारे जीवन में भी वो इनके साथ न्याय कर सके। मैंने जो इस काम में हाथ डाला वो इस कारण नहीं कि मैं इतिहास की सेवा करना चाहता। देखिए स्पष्ट कर दिए हैं, मैं इसलिए नहीं लिख रहा था कि मैं इतिहास की सेवा करना चाहता था ना, बल्कि इसलिए कि स्वतंत्रता के बाद से देख रहा हूँ 1947 के बाद से देश में संस्कृति के नारे तो बहुत लगाए जा रहे हैं, लेकिन जनसाधारण के सामने ऐसी सामग्री का प्राय अभाव है जिससे वो ये समझ पाए कि भारत की संस्कृति क्या है, कैसे कैसे वो बढ़ती आई है और आगे वो कौन सा रूप ले सकती है। इस पुस्तक की अधिकांश सामग्री अंग्रेजी की पुस्तकों से ली गई। देखिए अगर पूछा जाए कि इस पुस्तक की ज्यादातर सामग्री कहाँ से ली गई है, अंग्रेजी की पुस्तक से, किंतु दुर्भाग्यवश अंग्रेजी में भी कोई पुस्तक अगर आप देखेंगे तो ऐसी नहीं है जिसमें आपको भारतीय संस्कृति के संपूर्ण इतिहास की झांकी एक ही जिल्द में मिल जाए। अंग्रेजी में भी नहीं है कोई ऐसी पुस्तक, और अंग्रेजी में कोई ऐसी पुस्तक होती भी तो उससे उन पाठकों तक काम ही नहीं चलता जिनके लिए मैंने ये लिखा है। जिस जनसाधारण के लिए लिखा हुआ है उनसे उनका काम कैसे चलता। तो ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक को मैं इतिहास नहीं साहित्य का ग्रंथ कहता हूँ।
साहित्य का ग्रंथ है। फिर भी पूरी संभावना है कि इसकी प्रामाणिकता पर प्रहार होंगे और विद्वानों के पास उठने बैठने वाले लोग कहेंगे कि अमुक स्थापना केवल अनुमान पर आधारित है और लेखक की अमुक उक्ति केवल अर्ध सत्य नहीं आधा सत्य है। किंतु उसके बाद भी कटछट कर जो बच रहेगा वो काफी प्रमाणिक होगा और हमारे देश का उतने से भी कल्याण हो जाएगा। अर्ध सत्य और अनुमान चाहे जितने हों, किंतु जो प्रतिमा इस पुस्तक में खड़ी की गई है वो निर्जीव नहीं है। मेरी आशा है कि पाठक जब इस पुस्तक को हाथ में लेंगे, हमारी समाज संस्कृति की प्रतिमा उनसे अंत तक बात करती चली जाएगी। मेरा अपना क्षेत्र तो काव्य है और मेरे साहित्यिक जीवन का यश और अपयश मेरे काव्य पर निर्भर करता है। किंतु जिस परिश्रम से मैंने ये पुस्तक लिखी है, उस परिश्रम से मैंने और कुछ नहीं लिखा। मैंने पाठकों से कभी भी अनुरोध नहीं किया कि मेरी किसी भी कृति को पढ़ें, किंतु इस ग्रंथ को एक बार देख जाने का अनुरोध मैं सबसे, यानी संस्कृति के 4 अध्याय के लिए दिनकर जी कहते हैं कि मैंने पाठकों से कभी भी अनुरोध नहीं किया कि मेरी वो किसी भी कृति को पढ़े, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, सामधनी, बापू, उद्यान की कुछ भी पढ़े या ना पढ़े, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जीवन में कभी भी आपको समय मिले तो संस्कृति का 4 अध्याय जो है जरूर पढ़ लेना, ऐसा दिनकर जी कह रहे हैं। और इस तरह उन्होंने मेरी जानते यह ग्रंथ अगर देखें तो अभी भी अपूर्ण है, किंतु 5 वर्ष तक परिश्रम करते करते मैं कुछ थक गया हूँ और अभी से पाठकों के पास आश्वासन के साथ भेज रहा हूँ कि कुछ थोड़ी अपूर्णता अगले संस्करण में मैं दूर कर दूंगा। यूं अपूर्णता तो ऐसी पुस्तकों का नित्य धर्म है। आर्य कुमार रोड, पटना 5 जनवरी 1956 ईस्वी, रामधारी सिंह दिनकर। अब आपने देखिए तीसरा संस्करण देख लिया, उसकी भूमिका पहले संस्करण का देख लिया, लेखक के निवेदन नाम से था। अब सीधे यहाँ पे आएंगे, ये है प्रस्तावना। अब प्रस्तावना देखिए किसने लिखा है, मेरे मित्र और साथी दिनकर। ये संबोधन किसने किसके लिए, तो ये भूमिका जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा था और उन्होंने भूमिका में ये लिखा कि मेरे मित्र और साथी दिनकर ने अपनी पुस्तक के लिए जो विषय चुना वो बहुत ही मोहक और दिलचस्प है। यह ऐसा विषय है जिससे अक्सर मेरा अपना मन भी ओत-प्रोत रहा है और मैंने जो कुछ लिखा है उस पर इस विषय की छाप आप से आप पड़ गई है। अक्सर मैं अपने आप से सवाल करता हूँ, भारत है क्या, उसका तत्व या सार क्या है, वे शक्तियां कौन सी हैं जिनसे भारत का निर्माण हुआ है। ये नेहरू जी खुद कह रहे हैं सवाल जिनसे भारत का निर्माण हुआ तथा अतीत और वर्तमान विश्व को प्रभावित करने वाली प्रमुख प्रवृत्तियों के साथ उनका क्या संबंध है। ये विषय अत्यंत विशाल है और उनके दायरे में भारत से बाहर के तमाम मानवीय व्यापार आ जाते हैं और मेरा ख्याल है कि किसी भी व्यक्ति के लिए ये संभव नहीं है कोई संपूर्ण विषय के साथ अकेला ही न्याय कर सके। फिर भी इसके कुछ खास पहलुओं को लेकर उन्हें समझने की कोशिश की जा सकती है। कम से कम ये तो संभव है ही कि हम अपने भारत को समझने का प्रयास करें। यद्यपि सारे संसार को अपने सामने ना रखने पर भी भारत विषयक जो ज्ञान हम प्राप्त करेंगे वो अधूरा होगा। संस्कृति है क्या, शब्दकोश उलटने पर इसकी अनेक परिभाषाएं मिलती हैं। एक बड़े लेखक का कहना है, अब इन्होंने कहा कि जब हम डिक्शनरी पलटते हैं तो सोचते हैं कि संस्कृति क्या है, लाओ उसके डेफिनेशन को जान ले। तो एक बड़े लेखक का कोट ये मेंशन करते हैं कि कहते हैं संसार भर में जो भी सर्वोत्तम बातें जानी या कही गई हैं उनसे अपने आप को परिचित करना संस्कृति है, यही संस्कृति है। एक दूसरी परिभाषा भी मिलता है और उसमें ये कहा जाता है कि संस्कृति जो है वो शारीरिक या मानसिक शक्तियों का प्रशिक्षण, दृढ़ीकरण या विकास अथवा उससे उत्पन्न अवस्था है। यह मन, आचार अथवा रुचियों की परिश्रुति या शुद्धि है। सभ्यता का भीतर से प्रकाशित हो उठना है। इस अर्थ में संस्कृति कुछ ऐसी चीजों का नाम हो जाता है जो बुनियादी और अंतर्राष्ट्रीय है। फिर संस्कृति के कुछ राष्ट्रीय पहलू भी होते हैं और इसमें कोई संदेह नहीं कि अनेक राष्ट्रों ने अपना कुछ विशिष्ट व्यक्तित्व तथा अपने भीतर कुछ खास ढंग के मौलिक गुण विकसित कर लिए हैं। इस नक्शे में भारत का स्थान कहाँ पर है? कुछ लोगों ने हिंदू संस्कृति, मुस्लिम संस्कृति, ईसाई संस्कृति की चर्चा की है। ये नाम मेरी समझ में नहीं आते। यद्यपि ये सच है कि जातियों और राष्ट्रों की संस्कृतियों पर बड़े बड़े धार्मिक आंदोलनों का असर पड़ा है। भारत की ओर देखने पर मुझे लगता है जैसा कि दिनकर ने भी जोर देकर दिखलाया है कि भारतीय जनता की संस्कृति का रूप क्या है, सामाजिक है और उसका विकास धीरे धीरे हुआ है।
एक होती इस संस्कृति का मूल कहते हैं। मूल जो है वो आर्यों से पूर्व मोहनजोदड़ो आदि की सभ्यता तथा द्रविड़ों की महान सभ्यता तक पहुंचता है। दूसरी ओर इस संस्कृति पर आर्यों की बहुत ही गहरी छाप है, जो भारत में कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। तो एक तो बता रहे हैं कि दिनकर जी जो अपनी इस किताब में कृति में मेंशन करते हैं कि जो भारतीय जनता है उसकी संस्कृति है कैसी, उसका आधार है तो उसकी संस्कृति सामासिक है। और ये जो मूल आर्य से पहले मोहनजोदड़ो और द्रविड़ की महान सभ्यता तक ये बात पहुंचती है। लेकिन जो संस्कृति का बहुत ज्यादा प्रभाव जो है, जिसको ये आर्य तथा आर्यतर जातियों के सम्मिश्रण से बुनियादी संस्कृति का एक बेस तैयार करते हैं, तो कहते हैं उनकी बड़ी गहरी छाप है। और ये आर्य आए कहाँ से थे? वो मध्य एशिया से आए थे। पीछे चलकर ये संस्कृति अगर आप देखेंगे तो उत्तर पश्चिम से आने वाले तथा फिर समुद्र की राह से पश्चिम से आने वाले लोगों से बार बार प्रभावित हुआ। इस प्रकार हमारी राष्ट्रीय संस्कृति ने धीरे धीरे बढ़कर अपना आकार लिया। इस संस्कृति में समन्वय तथा नए उपकरणों को पचाकर आत्मसात करने की अद्भुत योग्यता थी। मतलब कि भारत की संस्कृति ऐसी है कि यहाँ पे लोगों के अंदर कई नई चीजों को आत्मसात करने की अद्भुत योग्यता है। जब तक इसका ये गुण शेष रहा, ये संस्कृति जीवित है और गतिशील रही। ये गुण रहा यानी आत्मसात करने का। लेकिन बाद को आकर इसकी गतिशीलता जाती रही, जिससे ये संस्कृति जड़ हो गई और उसके सारे पहलू कमजोर हो गए। भारत के समग्र इतिहास में हम दो परस्पर विरोधी और प्रतिद्वंदी शक्तियों का काम करते देखते हैं। एक तो ऐसी शक्ति है जो बाहरी उपकरणों को पचाकर समन्वय कर लेती है, सामंजस्य कर लेती है, कोशिश करती है। लेकिन एक तरफ दूसरी है जो विभाजन को प्रोत्साहन देती है। तो इन्होंने दो चीजें देखी भारतीय संस्कृति में कि एक तो भारतीय संस्कृति में वो शक्ति है जो बाहर से कोई भी चीज आता है उसको पचा लेता है, समन्वय कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। लेकिन दूसरा डिवीजन कर देता है, विभाजन कर देता है, जो एक बात को दूसरी से अलग करने की प्रवृत्ति को बढ़ाती है। इसी समस्या का एक भिन्न प्रसंग में हम आज भी मुकाबला कर रहे हैं। आज भी कितनी ही बलिष्ठ शक्तियां जो केवल और केवल राजनीतिक ही नहीं, सांस्कृतिक एकता के लिए भी प्रयास कर रही हैं। लेकिन ऐसी ताकतें भी हैं जो जीवन में विच्छेद डालती हैं, जो मनुष्य मनुष्य के बीच भेदभाव पैदा करती हैं। अतः आज हमारे सामने जो प्रश्न है वो केवल सैद्धांतिक नहीं है, उसका संबंध हमारे जीवन की सारी प्रक्रिया से है और उसके समुचित निदान और समाधान पर ही हमारा भविष्य निर्भर करता है। साधारणतः ऐसी समस्याओं को सुलझाने में नेतृत्व देने का काम कौन करते? जो विद्वान होते, जो मनीषी होते हैं। किंतु वे हमारे काम नहीं आए हैं। उनमें से तो कुछ ऐसे हैं जो इस समस्या के स्वरूप को ही नहीं समझ पा रहे हैं, बाकी लोग हार मान लिए हैं। वे विफलता बोध से पीड़ित तथा आत्मा के संकट से ग्रस्त हैं और वे जानते ही नहीं कि जिंदगी को किस दिशा की ओर मोड़ना ठीक होगा। तो यहाँ तक आप देखिए कि नेहरू जी भारतीय सामाजिक संस्कृति पे बता रहे हैं कि जो सामाजिक संस्कृति है उसके निदान के लिए एक नहीं दो चीज काम कर रहा है। एक व्यक्ति है तो वो समन्वय सामंजस्य की बात करता है, दूसरा विभाजन की बात करता है। और अगर समन्वय की बात किसी विद्वान को करना है तो कह रहे हैं कि विद्वान की समझ से परे ये चीजें, जो नेतृत्व मनीषी को करना चाहिए विद्वानों को, वो तो विफल है इसमें, आत्मा के संकट से ग्रस्त है, जानती ही नहीं कि जिंदगी को किस दिशा में लेके जाना है। बहुत से मनीषी ऐसे हैं यानी बहुत से विद्वान ऐसे हैं जो मार्क्सवाद और उनकी शाखाओं की ओर आकृष्ट हो गए। और इनमें कोई संदेह नहीं कि मार्क्सवाद ने ऐतिहासिक विकास का विश्लेषण उपस्थित करके समस्याओं पर सोचने और समझने के काम में गहरी सहायता एक तरीके से की है। लेकिन आखिर को वो भी तो संकीर्ण मतवाद बन गया। यानी यहाँ पे दिनकर जी कि इस भूमिका में कह रहे हैं नेहरू जी की जो मार्क्सवाद है, जो उसकी शाखा की ओर भी लोग आकृष्ट हुए, तो मार्क्सवाद ने ऐतिहासिक विकास का विश्लेषण उपस्थित किया, लोगों को सोचने पे मजबूर किया, तो ये इसका सकारात्मक पक्ष है। लेकिन किसी भी चीज का बाद में अतिवाद हो जाता है। जैसे आपने दूसरे में देखा कि कह रहे हैं कि बौद्ध और जैन ये आए और भारतीय संस्कृति में योगदान भी दिए। लेकिन इन्होंने कहा कि जैसे एक सवाल होता है, काई जब पानी पे लग जाता है तो कैसे उस सरोवर को गंदलापन के साथ जो है सब कुछ नष्ट कर देता है, वैसे ही मार्क्सवाद ने भी अति किया। वो एक समय आया संकीर्ण मतवाद में बदल गया और जीवन की आर्थिक पद्धति के रूप में उसका चाहे जो भी महत्व हो,
क्योंकि मार्क्सवाद के द्वंदात्मक भौतिकवाद की बात करें तो आर्थिक पक्ष से ही ज़्यादा जुड़ता है। मार्क्स की फिलॉसफी में कि यही केंद्र में है कि हर एक चीज़ जो भी दुनिया में हो रहा है उसके केंद्र में पैसा ही पैसा, यानी अर्थ है, धन केंद्र में है। तो कह रहे हैं कि ठीक है, मान लो मार्क्सवाद से आपको आर्थिक पद्धति के रूप में भले ही फायदा हुआ हो, हमारी बुनियादी शंकाओं का समाधान निकालने में तो मार्क्सवाद भी कामयाब नहीं है ना। ये मानना तो ठीक है कि आर्थिक उन्नति जीवन और प्रगति का बुनियादी आधार पैसा ही होता, अर्थ ही होता, लेकिन जिंदगी वही पैसे तक तो नहीं खत्म होती ना। वो आर्थिक विकास से कहीं ऊंची चीज है, ऐसा नेहरू जी का मानना है। तो इतिहास के अंदर हम दो सिद्धांतों को काम करते देखते हैं। कौन सा सिद्धांत? इन्होंने दो सिद्धांत की बात की है। एक सिद्धांत कहते हैं कि जो सातत्य का सिद्धांत है, और दूसरा होता है परिवर्तन का। सातत्य का सिद्धांत, परिवर्तन का, ये दोनों सिद्धांत जो है परस्पर विरोधी से लगते हैं, सातत्य के और परिवर्तन के, परंतु ये विरोधी है नहीं, क्योंकि जो सातत्य के भीतर भी परिवर्तन का अंश है, इसी प्रकार परिवर्तन भी अपने में भीतर में सातत्य का कुछ अंश लिए होता है। असल में हमारा ध्यान उन्हीं परिवर्तनों पर जाता है जो हिंसक क्रांतियों या भूकंप के रूप में अचानक फट पड़ते हैं। फिर भी प्रत्येक भूगर्भ शास्त्री ये तो जानता है कि धरती की सतह में जो बड़े बड़े परिवर्तन होते हैं उनकी चाल बहुत धीमी होती है, और भूकंप से होने वाले परिवर्तन उनकी तुलना में बहुत तुच्छ समझे जाते हैं। इसी तरह हमारे देश में जो क्रांतियां होती हैं, जैसे 1857, क्या वो एक दिन का काम है? ऐसे कोई भी विस्फोट होता है क्या वो एक दिन की वजह से होता है? नहीं। इसी तरह जो क्रांति भी होता है वो धीरे धीरे होने वाले परिवर्तन और सूक्ष्म रूपांतरण की प्रक्रिया, लंबी प्रक्रिया का बाहरी प्रमाण होता है। इस दृश्य से देखने पर स्वयं परिवर्तन एक ऐसी प्रक्रिया जो परंपरा के आवरण में लगातार चलती रहती है। बाहर से अचल दिखने वाली परंपरा भी यदि जड़ता और मृत्यु का पूरा शिकार नहीं बन पाई तो धीरे धीरे वो भी परिवर्तित हो जाती है। इतिहास में कभी कभी ऐसा भी समय आता है जब परिवर्तन की प्रक्रिया और उनकी तेजी कुछ अधिक प्रत्यक्ष हो जाती है, लेकिन साधारणतः बाहर से उसकी गति दिखती नहीं है। परिवर्तन का बाहर रूप प्रायः निस्पंद ही दिखता है। जातियां जब अगति की अवस्था में रहती तब उनकी शक्ति दिनों दिन छिजती जाती है, उनकी कमजोरियां बढ़ती हैं। परिणाम ये होता है कि उनकी रचनात्मक कलाओं और प्रवृत्तियों का क्षय हो जाता है। अक्सर वे राजनीतिक दृष्टि से गुलाम भी हो जाती हैं। संभावना ये है कि भारत में जो संस्कृति है उसके सबसे प्रबल उपकरण आर्यों और आर्यों से पहले के भारतवासियों, खासकर द्रविड़ों के मिलने से उत्पन्न हुआ होगा। इस मिलन, मिश्रण या समन्वय से एक बहुत बड़ी संस्कृति उत्पन्न हुई होगी जिसका प्रतिनिधित्व हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत करती है। संस्कृत और प्राचीन पहलवी, ये दोनों भाषाएं एक ही माँ से मध्य एशिया में जन्मी थी। अब एक चीज यहाँ पे बताया इन्होंने कि जो हमारी संस्कृति है उसके सबसे प्रबल उपकरण में आर्यों और आर्यों से भी पहले के जो भारतवासी, खासकर द्रविड़ हैं, उनके मिलने से उत्पन्न हुआ होगा। और हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत जो प्रतिनिधित्व कर रही है उसमें संस्कृत और प्राचीन पहलवी, ये दोनों भाषाएं एक ही माँ से मध्य एशिया में जन्मी थी, किंतु भारत में यह आकर संस्कृत ही यहाँ का राष्ट्रभाषा बन गया। यहाँ संस्कृत के विकास में उत्तर और दक्षिण दोनों ने योगदान दिया। सच तो ये कि आगे चलकर संस्कृत के उत्थान में दक्षिण वालों का अंशदान बहुत प्रमुख रहा। संस्कृत हमारी जनता के विचार और धर्म का ही प्रतीक नहीं बनी, वरन भारत की सांस्कृतिक एकता भी उसी भाषा में साकार हुई। बुद्ध के समय से लेकर अब तक संस्कृत यहाँ की जनता की बोली जाने वाली भाषा कभी नहीं रही। सामान्य लोग तो नहीं बोलते ना, फिर भी सारे भारतवर्ष पर वो अपना प्रचुर प्रभाव डालती ही आई है संस्कृत। कुछ दूसरे प्रभाव भी भारत में देखें तो पहुंचे और उनसे भी विचारों और अभिव्यक्तियों की नई दिशाएं मिली। काफी लंबे इतिहास के अंदर भूगोल ने भारत को जो रूप दिया उससे वह एक ऐसा देश बन गया जिसके दरवाजे बाहर की ओर से बंद थे। समुद्र और महाशैल हिमालय से घिरा होने के कारण बाहर से किसी का इस देश में आना आसान नहीं था। अब यहाँ पे एक चीज ये भी बता रहे हैं कि हमारे यहाँ आना इतना आसान नहीं है। अगर आप भारत का मैप देखें तो इस तरीके से कह रहे हैं कि हमारा हिमालय से घिरा है, महाशैल से, तो कोई आसानी से नहीं आ सकता। लेकिन जब बात उस सहस्त्राब्दियों की, हजारों वर्षों के भीतर बाहर से लोगों के बड़े बड़े झुंड भारत में आए,
लेकिन इन सब में भी आर्यों के आगमन के बाद से कभी ऐसा नहीं हुआ जब बाहरी लोग बहुत बड़ी संख्या में भारत आए हों। जो मध्य एशिया से आर्यों की बात करें वो आए, इनके बाद ऐसा नहीं हुआ कि कभी बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हैं। ठीक इसके विपरीत एशिया और यूरोप के आर पार मनुष्यों के अपार आगमन और निष्क्रमण होते रहे। एक जाति दूसरी जाति को खदेड़ कर वहां खुद बसती रही और इस प्रकार जनसंख्या की बनावट में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। भारत में जो आर्य हैं उनके आने के बाद बाहरी लोगों के जो आगमन हुए उनके दायरे बहुत सीमित थे। मतलब आए भी तो विस्तार में सिर्फ आर्य ही आए। उनका कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ा, किंतु उससे यहाँ की बुनियादी जनसंख्या के स्वरूप में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया है इनके आने से। और इनके अलावा सिथियन और हूर लोग तथा उनके बाद भारत में आने वाली कुछ अन्य जातियों के लोग भी यहाँ आकर राजपूतों की शाखाओं में शामिल हो गए और ये दावा करने लगे कि हम भी प्राचीन भारतवासियों की संतान हैं। ये लोग भी बहुत दिनों तक बाहरी दुनिया से अलग रहने के कारण भारत का स्वभाव भी और देशों से अलग हो गया। हम ऐसी जाति बन गए जो अपने आप में घिरी रहती है। भारत के संदर्भ में बता रहे हैं कि हम ऐसी जाति बन गए कि अपने आप में ही रहने वाले थे। हमारे भीतर कुछ ऐसे रिवाजों का चलन था जिन्हें बाहर के लोग जानते भी नहीं थे, समझ भी नहीं पाते थे। जैसे जाति प्रथा। जाति प्रथा के असंख्य रूप भारत के इसी विचित्र स्वभाव के एग्जाम्पल है। बाहरी से कुछ किसी से कोई मतलब नहीं। किसी भी दूसरे देश के लोग ये नहीं जानते कि छुआछूत क्या चीज है तथा दूसरों के साथ खाने पीने या विवाह करने में जाति को लेकर किसी की क्या उज्र होनी चाहिए। इन सब बातों को लेकर हमारी दृष्टि संकुचित हो गई। अब यहाँ पे नेहरू जी कह रहे हैं ये जो जाति प्रथा, छुआछूत, ये जो संकुचित अवधारणा है जो हम बाहर से लोग से कटे, किसी और देश में ये सब नहीं पता। आज भी भारतवासियों को दूसरे लोगों से खुलकर मिलने में कठिनाई महसूस होती है। ये नहीं, जब भारतवासी भारत से बाहर जाते हैं तब वहां भी एक जाति के लोग दूसरी जाति के लोगों से अलग रहना ही चाहते हैं। मतलब ये संकीर्णता हम में ही है। हम में से बहुत लोग इन सारी बातों को स्वयं सिद्ध मानते हैं और हम ये समझ ही नहीं पाते कि इन बातों से दूसरे देशों वालों को कितना आश्चर्य होता होगा कि ये तो भारत में ही ऐसा है और उनकी भावनाओं को कितना ठेस पहुंचता होगा। भारत में दोनों बातें एक साथ बढ़ी। एक ओर तो हमारे यहाँ विचार और सिद्धांत में हमने अधिक से अधिक उदार और सहिष्णु होने का दावा किया कि भारत बहुत लिबरल देश है, हमारे प्रिंसिपल बहुत उच्च किस्म के हैं। लेकिन दूसरी ओर हमारे सामाजिक आचार विचार बहुत संकीर्ण होते गए। ये फटा हुआ व्यक्तित्व सिद्धांत और आचरण का ये विरोध आज तक हमारे साथ है और आज भी हम उसके विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं। कितनी विचित्र बात है कि अपनी दृष्टि की संकीर्णता तो और रिवाजों की कमजोरियों को हम ये कहकर नजरअंदाज कर देना चाहते हैं कि हमारे पूर्वज बड़े लोग थे और उनके बड़े बड़े विचार हमें विरासत में मिले हैं। लेकिन पूर्वजों से मिले हुए ज्ञान और हमारे आचरण में भारी विरोध है और जब तक इस विरोध की स्थिति को दूर नहीं करते हमारा व्यक्तित्व तो फटा का फटा रह जाएगा। मतलब एक तरीके से इन्होंने भारत के लोगों की जो उदारता की बात है और उनकी संकीर्णता की बात उस पर ध्यान दिया है कि हम तो कहते हैं वैसे तो बहुत उदार हैं, लेकिन जब हम इतनी तुच्छ सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तब हमें लगता है हम कितनी गतिहीन स्थिति में है। लेकिन जो राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन की रफ्तार तेज होती गई, इस विरोध की उग्रता भी अधिक से अधिक प्रत्यक्ष होती गई, अब दिखने लगा। तो आज तो हम आणविक युग के दरवाजे पर आ गए हैं। इस युग की परिस्थितियां इतनी प्रबल हैं कि हमें अपने इस आंतरिक विरोध का शमन करना ही पड़ेगा और इस काम में हम कहीं असफल हो गए तो यह असफलता सारे राष्ट्र की पराजय होगी। यानी इन संकीर्णताओं से हमें बाहर आना ही होगा। हम उन अच्छाइयों को भी खो बैठेंगे जिन पर हम आज तक बड़ा अभिमान करते आए हैं। जिसे हम बड़ी बड़ी राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं का मुकाबला कर रहे हैं, वैसे ही भारत की इस आध्यात्मिक संकट का भी सामना हमें करना चाहिए। भारत में औद्योगिक क्रांति बड़ी तेजी से आ रही है और हम नाना रूपों में बदलते जा रहे हैं। राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों का ये अनिवार्य परिणाम है कि उनसे सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। अन्यथा समन्वय ना तो हमारे व्यक्तिगत जीवन में रह सकता है ना राष्ट्रीय जीवन। ऐसा नहीं हो सकता कि राजनीतिक परिवर्तन और औद्योगिक प्रगति तो हो किंतु हम ये मान कर बैठे रह जाएं कि सामाजिक क्षेत्र में हमें कोई परिवर्तन लाने की आवश्यकता नहीं है। राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों के अनुसार समाज को परिवर्तित नहीं करने से हम पर जो बोझ पड़ेगा उसे हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, उसके नीचे हम टूट जाएंगे। ईसा के जन्म के बाद पहली सहस्त्राब्दी और उससे पहले के भारत की जो तस्वीर हमारे सामने आती है वो उस तस्वीर से अलग है। ईसा के जन्म के बाद पहली सहस्त्राब्दी और उससे पहले के भारत की जो तस्वीर है वो अलग है।
उन दिनों के भारतवासी कैसे होते थे? बड़े मस्त, बड़े जीवन, बड़े साहसी, जीवन के प्रति अद्भुत उत्साह से। ये कब की बात की जा रही है? ये ईसा के जन्म के बाद पहले साल से। बड़े भारतवासी मस्त होते थे, जीवंत होते थे, अद्भुत उत्साह से भरे होते थे। अपना संदेश वे विदेशों में दूर दूर तक ले जाते। विचारों के क्षेत्र में तो उन्होंने ऊंची से ऊंची चोटियों पर कदम रख लिया, आकाश को चीर डाला। उन्होंने बड़ी गौरवमयी भाषा की रचना कर दी और कला के क्षेत्र में उच्च कोटि की कारित्री प्रतिभा का परिचय दे दिया। और उन दिनों का भारतीय जीवन जो होता था वो घेरों में बंद नहीं था। न उस समय समाज में ये जड़ता या गतिहीनता थी। उस समय एक छोर से लेकर दूसरी छोर तक समग्र भारतवर्ष में सांस्कृतिक उत्साह की लहरें थी। इसी समय दक्षिण भारतवर्ष के लोग दक्षिण पूर्व एशिया की ओर गए और वहां उन्होंने अपना उपनिवेश स्थापित किया। दक्षिण से आप देखो, वहीं से बौद्ध मत का संदेश लेकर बोधि धर्म चीन पहुंचा। इस साहसिक जीवन की अभिव्यक्ति में उत्तर और दक्षिण दोनों एक थे और परस्पर एक दूसरे का पोषण भी करते थे। इसके बाद पिछली शताब्दियों का समय आता है जब पतन की प्रक्रिया शुरू होती है। फिर क्या होता है? भाषा में कृत्रिमता, स्थापत्य में सजावट और ये सब पतनशील स्थिति का प्रमाण। यहाँ आकर हमारे विचार पुराने विचारों की बस आवृत्ति बन गए, दोहराव। और कारित्री जो शक्ति हमारी थी वो दिनों दिन गिरती गई, क्षीण होने लगी। अब हम शरीर और मन दोनों की साहसिकता से हम भय खाने लगे और जाति प्रथा का और भी विकास होता। इस समाज के दरवाजे चारों ओर से बंद हो गए। पहले की तरह बातें तो हम अब भी ऊंची ऊंची करते, लेकिन हमारा आचरण पहले जैसा विश्वास से परिपूर्ण नहीं होता था। हमारे आचरण की तुलना में हमारे विचार उद्गार इतने ऊंचे हैं कि उन्हें देखकर आश्चर्य होता है। मतलब वो चीज हमारे आचरण में तो नहीं होता, लेकिन विचारों में तो बड़ी ऊंचाई दिखती है। बातें तो हम कहते हैं शांति और अहिंसा की करते हैं, मगर काम हमारे कुछ और होते हैं। सिद्धांत तो हम सहिष्णुता का बखारते हैं, लेकिन भाव हमारा ये होता है कि सब लोग वैसे ही सोचे जैसे हम सोचते हैं। जैसे ही हमसे कोई अलग सोचने लगता हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। घोषणा तो हमारी ये है कि हम स्थित प्रज्ञ बनना अर्थात कर्मों के प्रति अनासक्त रहना हमारा आदर्श है, लेकिन काम हमारे बहुत निचले धरातल के होते चले जा रहे हैं और बढ़ती हुई अनुशासनहीनता हमें व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही क्षेत्रों में नीचे ले जा रही है। जब पश्चिम के लोग समुद्र के पार से यहाँ आए तब भारत के दरवाजे एक खास दिशा की ओर खुल गए। आधुनिक औद्योगिक सभ्यता बिना किसी शोरगुल के धीरे धीरे देश में प्रवेश किया। नए भाव विचार ने हम पे हमले किए और हमारे बुद्धिजीवी अंग्रेज बुद्धिजीवी की तरह सोचने का अभ्यास करने लगे। ये मानसिक आंदोलन बाहर की ओर ये जो मानसिक आंदोलन बाहर की ओर वातायन खोलने का ये भाव अपने ढंग पर अच्छा रहा, क्योंकि इससे हम आधुनिक जगत को थोड़ा बहुत समझने लगे। मगर इससे एक दोष भी निकला। दोष ये निकला कि हमारे बुद्धिजीवी जनता से विच्छिन्न हो गए, क्योंकि जनता विचारों की इस नई लहर से अप्रभावित थी। परंपरा से भारत में चिंतन की जो पद्धति चली आ रही थी वो टूट गई। फिर भी कुछ लोग इससे इस ढंग से चिपके रहे जिसमें ना तो प्रगति थी, ना रचना की नई उद्भावना, और जो पूर्ण रूप से नई परिस्थितियों से असंबद्ध थी। पाश्चात्य विचारों से भारत का जो विश्वास जगा था अब तो वो भी हिल रहा है। नतीजा ये है कि हमारे पास अब तो ना तो पुराने आदर्श है ना नवीन, और हम बिना ये जाने बहते जा रहे हैं कि हम किधर को कहाँ जा रहे हैं। अरे नई पीढ़ी के पास ना तो कोई मानदंड है, ना कोई दूसरी ऐसी चीज जिससे वो अपने चिंतन या कर्म को नियंत्रित कर पाए। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ खतरे की स्थिति है। अगर इसका अवरोध और सुधार नहीं हुआ तो इससे भयानक परिणाम निकल सकते हैं। हम आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में संक्रांति की अवस्था से गुजर रहे हैं। संभव है कि ये उसी स्थिति का अनिवार्य परिणाम हो, लेकिन आणविक युग में किसी देश को अपना सुधार करने के लिए ज्यादा मौके नहीं दिए जाएंगे। कौन से युग में? आणविक युग में। और अगर इस युग का मौका चूकने का मतलब है सर्वनाश तय है। ये संभव है कि संसार में जो बड़ी बड़ी ताकतें काम करें उन्हें हम पूरी तरह ना समझ सके, लेकिन इतना तो हमें समझना ही चाहिए कि भारत क्या है और कैसे इस राष्ट्र ने अपने सामाजिक व्यक्तित्व का विकास किया है। इसके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलू हैं कौन, उनकी सुदृढ़ एकता कहाँ छिपी है। भारत में बसने वाले कोई भी जाति ये दावा नहीं कर सकती कि भारत के समस्त मन और विचारों पर उसी का एकाधिकार है। भारत आज जो कुछ है उसकी रचना में भारतीय जनता के प्रत्येक भाग का योगदान है। यदि हम इस बुनियादी बात को नहीं समझ पाते तो हम भारत को भी समझने में असमर्थ रहेंगे, और यदि भारत को हम नहीं समझ पाए तो हमारे भाव विचार और काम सब के सब अधूरे रह जाएंगे और हम देश की ऐसी कोई सेवा नहीं कर पाएंगे जो ठोस और प्रभावपूर्ण हो। मेरा विचार है कि दिनकर की पुस्तक
इन बातों को समझने में एक हद तक सहायक होगी, इसलिए मैं इसकी सराहना करता हूँ और आशा करता हूँ कि इसे पढ़कर अनेक लोग लाभान्वित होंगे। 30 सितंबर 1955, नई दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू जी। तो इस तरीके से आपने देखा कि बहुत अच्छे से जो है काफ़ी विस्तार में ये लिखा गया था, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको पढ़ने के क्रम में आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिला। ठीक है, मैंने पूरा समझाने का प्रयास भी किया। ये प्रस्तावना जो है किसने लिखा है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। प्रस्तावना इसका नेहरू जी ने लिखा है। ठीक है, नेहरू जी ने मेरे मित्र और साथी दिनकर करके। अब जब आप की पॉइंट्स अपना नोट्स तैयार करेंगे तो किस तरीके से तैयार करेंगे, इसको नेक्स्ट उसमें जब नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे ना, तो जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसमें बताएं उसको पहले एक बार रिवाइज करा देंगे, फिर नेक्स्ट वाला जो वीडियो शुरू करेंगे वो बताएंगे। अब इसी में ना एक काम करते हैं कि हम चैप्टराइजेशन भी कर लेते हैं, पूरे चैप्टर भी देख लेते हैं, तो फिर नेक्स्ट क्लास से हमारा सीधे चैप्टर ही शुरू हो जाएगा। ये सही रहेगा। वीडियो लंबा है तो उसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको वैसे भी पूरा ही क्लास पढ़ना है इसमें कोर्स में। देखिए, इन्होंने वैसे बोला 4 बड़ी क्रांतियां हुई हैं, ठीक है। अब 4 क्रांतियों में आपको ये ध्यान रखना कि हर क्रांति में ये प्रकरण में डिवाइड है। जैसे आप 4 क्रांति में जो इनका पहला अध्याय पढ़ेंगे, तो प्रथम अध्याय के तहत आप 3 प्रकरण पढ़ेंगे। ऐसे ही जब इनका दूसरा आप अध्याय पढ़ेंगे, तो देखिए दूसरे अध्याय में आप देखेंगे तो इसी तरह कितने प्रकरण हैं, प्रकरण 1, प्रकरण 2, प्रकरण 3, प्रकरण 4, प्रकरण 5, 6, 7। तो इसमें और क्या आपको ध्यान रखना, पहले तो ये ध्यान रखना कि 4 बड़ी क्रांति हुई है। पहला क्वेश्चन, कितनी बड़ी क्रांति हुई है, 4। और 4 बड़ी क्रांतियों में जब अध्याय में विभाजित करके देखेंगे, जो पहला अध्याय है उसमें कितने प्रकरण है, 3। अब पहले अध्याय का नाम क्या है, भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव। कैसे इसको याद करेंगे, देखिए पहले तो इन्होंने कहा तृतीय संस्करण की भूमिका, पहले आपने क्रम में पढ़ा था। फिर लेखक के निवेदन नाम से पहला संस्करण वाला था, प्रस्तावना नेहरू जी ने लिखा है। और जैसे ये कि कुल मिला के जो है ये विभाजित कितने 4 बड़ी क्रांतियों में है। 4 बड़ी क्रांतियों में जो पहला अध्याय है जिसमें 3 प्रकरण है, उस पहले का नाम है भारतीय जनता की रचना। तो आप वैसे भी देखिए, जब आप संस्कृति की 4 अध्याय किताब पढ़ने वाले हैं तो इसमें किसके बारे में पढ़ रहे हैं, सबसे पहले यही तो बता रहे हैं ना कि हमको पूरा समझना था कि भारत का इतिहास क्या रहा। तो भारतीय जनता कैसी रही, कैसी उसकी रचना हुई, और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव कैसे, आर्यों का आना हुआ, आर्य का आर्योत्तर से मिलन कैसे हुआ, फिर एक बुनियादी संस्कृति कैसे बना, सब कुछ इसी में होगा। इसलिए आप देखेंगे तीनों प्रकरण के नाम में पहले प्रकरण का नाम है भारतीय जनता की रचना, दूसरा है आर्य और द्रविड़ की समस्या, तीसरा है आर्य और आर्येतर संस्कृतियों का मिलन। यानी आर्य संबंधी जब भी कोई भी चीज आएगा क्वेश्चन में, तो आपको तुरंत आइडिया हो जाएगा कि ये तो पहले अध्याय का विषय है, किसी दूसरे तीसरे अध्याय में आप नहीं जाएंगे क्वेश्चन का आंसर टिक करने। अब क्योंकि ये भारतीय जनता की रचना की बात करते हैं, तो भारतीय जनता की रचना में देखते हैं कि आदमी की जो नस्ल है पहचानने वाला शास्त्र क्या है, जन विज्ञान की कसौटी क्या है, भारतीय जनता, उनकी भाषा क्या है, ये निग्रो जाति विषयक अनुमान क्या है, ऑस्ट्रिक या अग्नेय जाति का आना कैसे हुआ, द्रविड़ जाति का आगमन। मतलब जब आप इस चैप्टर को प्रकरण 1 पढ़ेंगे, तो इसी बहाने आप ये समझो ना कि भारत में जो जनजीवन का इतिहास रहा है वो बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे। उत्तरोत्तर चीजें बढ़ती जाएंगी। सबसे पहले आप कैसे यहाँ की जो जनता का संरचना है वो समझेंगे, और दूसरे प्रकरण में आते ही ये द्रविड़ कौन लोग थे, और आर्य और द्रविड़ क्या है, आर्यों का मूल स्थान कहाँ था। जैसे मध्य एशिया बता रहे हैं तो मूल स्थान कहाँ था। आपने देवासुर संग्राम सुना होगा, देवासुर संग्राम क्या था। मतलब जितना आपके मन में जिज्ञासा पौराणिक चीजों को भी लेके, क्या बना, कैसे कल्चर ग्रो अप किया, कैसे लोग आए, कहाँ कहाँ से लोग आए, कहाँ गए, सब चीजें इसमें समाधान मिलेगी। तो मतलब एक तरीके से आप भले ही साहित्य में पढ़ रहे हैं, पूरा इतिहास समझ जाएंगे इसमें। अब जैसे ऋग्वेद की रचना काल क्या रहा, लेखन काल क्या रहा, लिपि, किरात जाति कौन सी थी, पारसी जाति कौन सी थी। इसके बाद जो आर्य और आर्येतर संस्कृति मिले, तो वैदिक संस्कृति के कुछ अंश, युग,
आर्य द्रविड़ का संबंध बताया गया है, उनके स्वभाव क्या होते थे, वर्ण व्यवस्था पहले क्या था, जाति भेद, जाति प्रथा। अब देखिए ये सारी जितनी सामाजिक कुरीतियां थी ना, उनसे भी आप परिचित होंगे। कैसे जाति प्रथा आया होगा, अंतरजाति विवाह, ब्राह्मण शूद्र, नारी का स्थान, समन्वय, भौगोलिक एकता, समन्वय के कुछ दृष्टांत, शैव धर्म। अब देखिए शैव धर्म, शाक्त धर्म, शिव के आर्य और द्रविड़ नाम, वैष्णव धर्म, राधा नाम पर विचार, राम कथा की प्राचीनता, राम कथा की व्यापकता क्या, राम का अवतार क्या, राम को लेकर समन्वय क्या है। अब आपको लगेगा ना कि इसको पढ़ के हमें और क्या फायदा, इसको पढ़ के ये कि जब आप तुलसी के रामचरितमानस को पढ़ रहे होंगे, या जब भक्ति काल में शैव शाक्त सारे वैष्णव या दक्षिण भारत आंदोलन पढ़ रहे होंगे, तो सारी जगह ये काम करेगा। आप इंटरलिंक करके देखेंगे तो इस संस्कृति के 4 अध्याय का और जो भी आप चीजें पढ़ेंगे ना, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हर जगह कनेक्ट होगा। फिर हिंदू नाम का इतिहास है, हिंदू सिंधु कैसे व्याकरण में भी आप पढ़ते हैं, हिंदू संस्कृति की पाचन शक्ति। अब ये पहला तो पूरा उसी पे है, संरचना पे, भारतीय जनता की संरचना और आर्यतर जातियों पे। लेकिन दूसरा इनका है जो चैप्टर का नाम है प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह, द्वितीय अध्याय, कि बुद्ध से पहले का हिंदुत्व क्या रहा, यानी बुद्ध का आना हुआ, इससे पहले का हिंदुत्व क्या था। अब बुद्ध से पहले क्या था, जैसे हम लोग वैदिक काल पढ़ते, उत्तर वैदिक, ऋग वैदिक सारी चीजें, तो मतलब बुद्ध से पहले आप वैदिक वाङ्मय क्या था, वेदांग उपनिषद, वेद उपनिषद, बहुदेववाद उपनिषद की विशेषता, मंत्र, ब्राह्मण उपनिषद क्या थे ये सब। फिर प्रकरण 2 में, क्योंकि बुद्ध से पहले की बात है, अब प्रकरण 2 स्पेशली जैन धर्म पे है, तो जैन धर्म के पूरे कॉन्सेप्ट को बताएंगे प्रकरण 2 में, कि विद्रोह के कारण क्या थे, नास्तिकता, अहिंसा क्या था, पूर्वी भारत में क्रांति के बीच कैसे आए होंगे, अहिंसा, इनके यहाँ कैवल्य या मोक्ष क्या है, जैन धर्म। अब देखिए पूरे के पूरे आप जैन धर्म को इसमें समझ लेंगे, आपके इतिहास का भी पोर्शन मजबूत होगा। स्यादवाद सिद्धांत जैन धर्म में है, अनेकांतवाद सिद्धांत है, और फिर इनके जैन और बौद्ध मत के कॉन्सेप्ट क्या है, वैदिक धर्म पर प्रभाव क्या है, बौद्ध धर्म के बारे में पूरा विस्तार से इसमें देखेंगे, आत्मा और निर्माण क्या है, हिंदुत्व के बौद्धिकरण क्या है, समन्वय। इसके बाद वैदिक बनाम बौद्ध मत, वैदिक दर्शन और बौद्ध मत। अब जैसे नागार्जुन का शून्यवाद, ये दर्शन में आप पढ़ते हैं हीनयान महायान, जब आप ये सिद्धनाथ साहित्य पढ़ते हैं, उनकी ब्रांचेज पढ़ते हैं, देखिए वहां से कनेक्ट हो जाएगा। जाति प्रथा, सांस्कृतिक उपनिवेश, और फिर प्राचीन भारत और बाहरी विश्व, हमारी बाहरी दुनिया संपर्क थे, गणित, ज्योतिषी, विज्ञान, बृहत्तर भारत से संबंधी, बाली द्वीप, यो द्वीप, सुमात्रा, बोर्नियो। अब सोचिए बाली, यो द्वीप, सुमात्रा, बोर्नियो, ये सब जब आप नाटक पढ़ रहे थे या आकाशदीप जब पढ़ रहे थे, तो आपने आकाशदीप में भी देखा था चंपा कहती है वो कहाँ का मालिक हो जाता है, बुद्धगुप्त। देखिए सुमात्रा, बोर्नियो, वो सब का, तो आप वहां से भी जोड़ सकते हैं। बौद्ध साधना पर कैसे सात का प्रभाव पड़ा, क्रांति की गंगा में सवाल क्या होता है, शाक्त धर्म का परिचय क्या है, योग शास्त्र क्या है, वज्रयान मंत्रयान यहाँ पे अच्छे समझ लेंगे हम लोग, सहजयान, जो चीज हम सिद्ध साहित्य में अच्छे से नहीं समझ पाएंगे यहाँ पे समझ लेंगे। ठीक, कुल मिला के बहुत अच्छे से आप पढ़ेंगे ना, तो कोई भी चीज वेस्ट नहीं जाएगा। फिर बौद्ध आंदोलन के सामाजिक प्रसंग क्या रहे हैं। अब तृतीय अध्याय इन्होंने कहा कि ठीक है आपने आर्यतर समझ लिया, और इसके अलावा जो है बौद्ध और जैन धर्म और जितने धर्म थे समझ लिए। अब जो हिंदू संस्कृति का कल्चर जो इस्लाम से टकराया है, इस्लाम का आगमन हुआ विजय के बाद, तो हिंदू मुस्लिम प्रश्न को लेके क्या भूमिका रही है, इस्लाम धर्म, फिर मुस्लिम आक्रमण और हिंदू समाज, हिंदू मुस्लिम संबंध क्या रहा है, इस्लाम का हिंदुत्व पर क्या प्रभाव रहा है, भक्ति आंदोलन और इस्लाम। अब देखिए एक एक चीज आपको इसमें, जैसे पहले में 3 प्रकरण था, आपने 3 देखा, दूसरे में 7 प्रकरण, इसी तरह इसमें आप देखेंगे ना तो इस्लाम के साथ कुल मिला के 12 प्रकरण में हिंदुत्व और इस्लाम को इन्होंने डिफाइन किया, अलग अलग चैप्टराइजेशन या प्रकरण में विभाजित करके। जैसे प्रकरण 1 है कि हिंदू और मुस्लिम प्रश्न की भूमिका क्या है, यानी इस्लाम से हिंदुओं की अनभिज्ञता, मुसलमानों का भारत विषय ज्ञान क्या है, इस्लाम का प्रसार कैसे हुआ। अब इस्लाम धर्म को पूरा दूसरे प्रकरण में समझा दिया गया, कुरान की शिक्षा, मृत्यु के परे, तसव्वुफ इस्लामी। अब ये तसव्वुफ आप जो है सूफी साहित्य में पढ़ते हैं ना, भक्ति काल में जायसी का जब आप पढ़ते हैं, पूरा तसव्वुफ का सिद्धांत है जायसी, तो वहां पे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से इस्लामी रहस्यवाद वगैरह इसी में समझ आएगा।
मुस्लिम आक्रमण और हिंदू समाज, कैसे मुस्लिम आक्रमण हुआ, हिंदू समाज क्या था, फिर हिंदू और मुस्लिम के संबंध क्या रहे हैं। और देखिए यहाँ पे तसव्वुफ का भारतीकरण बहुत अच्छे से आपको यहीं समझ आ जाएगा। हिंदू संस्कृति और इसको सामाजिक संस्कृति में कैसे जो है सूफी दर्शन में आप देखते हैं वो चीजें देखने को मिलती है, वो झलक। इस्लाम का हिंदुत्व पर क्या प्रभाव पड़ा। इस्लामी प्रभाव का तिरंजन, शंकराचार्य, इस्लाम हिंदुत्व का गढ़, दक्षिण वर्णाश्रम का विरोध, अलवार संत। अब देखिए भक्ति आंदोलन, अलवार, नैनार, वीर शैव, फिर भक्ति आंदोलन। अब देखिए खास बात ये है कि इसी बहाने आप यहीं पे भक्ति आंदोलन भी पढ़ रहे हैं। गीता का महत्व, तिरंजनवादी, शैवाचार, रहस्यवाद, स्वामी रामानंद रामानुज की देन। तो भक्ति काल चलने लगा आपका। अमृत और हलाहल का संघर्ष क्या है। तौहीद इलाही अलाहल, शेख अहमद सरहिंदी। अब आपको देखिए इन्होंने बोला था ना कि शेख अहमद सरहिंदी ने 20वीं सदी के विभाजन की नींव पहले ही मध्यकाल में ही रख दी थी। क्या था। अमृत की पराजय। दारा शिकोह कौन था। क्रांतिकारी औरंगजेब पर अकबर। इसके बाद इसमें एक चैप्टर है इस्लाम वाले में सिख धर्म, जो अलग से आपने इसको ध्यान रखना है। ये आपका तीसरे इस्लाम वाले चैप्टर में प्रकरण 8 जो है सिख धर्म का है, क्योंकि और में तो इस्लाम इस्लाम करके है ना, ये उनसे अलग है, इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए और चैप्टर हिंदू संस्कृति वाले में हिंदू मुस्लिम प्रश्न की भूमिका, इस्लाम धर्म, मुस्लिम आक्रमण और हिंदू समाज करके है, हिंदू मुस्लिम संबंध करके है, इस्लाम का हिंदुत्व पर प्रभाव करके है, भक्ति आंदोलन। अब ये जो छठा प्रकरण है इसमें भक्ति आंदोलन इस्लाम के साथ जोड़ा, अलग हो गया। इसके बाद जो प्रकरण 8 है सिख धर्म पे है, स्पेशली ये पूरा सिख धर्म पे डेडिकेट है। तो गुरु नानक जी का सिख धर्म, हिंदुत्व, इस्लाम और पूरा समझेंगे आप। इसके बाद ये प्रकरण 9 भी कला और शिल्प पर जो है इस्लाम का, लेकिन कला और शिल्प पर इस्लाम का क्या प्रभाव। अब जैसे कला की भारतीय परंपरा, मुस्लिम के आने के बाद मुगल शैली कैसे आया, राजस्थानी शैली, पहाड़ी कलम, हिंदू मुस्लिम कलाओं की विशेषता, राजपूत और मुगल कलमों का भेद, ये सारी चीजें। तो मतलब वास्तुकला, स्थापत्य कला पे इस्लाम संस्कृति के क्या प्रभाव पड़ा। ऐसे साहित्य और भाषा पर प्रभाव देखें तो इनके यहाँ पे दर्द की नई अदाएं, रूपों की नई छटा, प्रेम पीड़ा, ये सारी चीजें। उर्दू का जन्म देखें तो खड़ी बोली में साहित्य रचना, उर्दू के आरंभिक कवि। तो यहाँ पे उर्दू का जन्म कैसे हुआ, फिर उर्दू के आरंभिक कवि कौन रहे हैं, उर्दू का जन्म दक्षिण में क्यों हुआ, मतरुकात या बहिष्कार की नीति, ये सारी चीजें। फिर सामाजिक संस्कृति के कुछ और रूप में तन से भारतीय, मन से ईरानी, हिंदुत्व का प्रभाव, अहिंसा और मुसलमान, स्त्रियों की स्थिति, ये सब। अब इसके बाद आपने 12 इसमें देख लिया। इसमें 17 चैप्टर प्रकरण में बटा हुआ है, चतुर्थ अध्याय। और भारतीय संस्कृति और यूरोप करके इसका नाम है। यूरोप का आना, जैसे दिनकर जी कहते हैं कि ये अपने आप अब इस समय का समय बता रहे हैं। अब इसमें इनका प्रकरण बहुत अलग अलग है। जैसे भारत में यूरोप का आना, तो जो भारत में यूरोप के आने में हम यही तो पढ़ेंगे, हॉलैंड का आना, पुर्तगाल का सांस्कृतिक प्रभाव क्या रहा, फ्रांस का आना, मतलब कैसे कैसे ईसाइयत आया, सब आए क्रम से। अब उनके आने के बाद आप देखिए हमारे यहाँ पे शिक्षा में क्या क्रांति हुआ, कि कैसे वो शिक्षा परंपरा का प्रसार होता है। फिर शिक्षा नीति में, शिक्षा नीति के माध्यम से बातें रखते हैं। मराठी में शिक्षा, हिंदी में प्रयोग, है ना। और फिर 1854 में उड डिस्पैच जो आता है एजुकेशन के फील्ड में, ये सारी चीजें। तो शिक्षा में क्रांति करके दूसरा प्रकरण डेडिकेट है। तीसरा इनका ईसाई धर्म। देखिए सिख धर्म तो इस्लाम वाले में ही हो गया था, है ना, लेकिन जो ईसाई धर्म वो भारतीय जनता के साथ ये तीसरे में है। फिर हिंदू नवोत्थान करके है प्रकरण 4। ब्रह्म समाज, अब एक एक समाज के बारे में, जैसे ब्रह्म समाज, फिर महाराष्ट्र में नवोत्थान। अब ब्रह्म समाज है तो ब्रह्म समाज से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं पूरा आप समझिए कि उसमें भी आप पढ़ेंगे ही, ब्रह्म समाज वैचारिक क्रांति वाले में, और यहाँ पे आप पूरा ब्रह्म समाज समझ लेंगे। इसी तरह महाराष्ट्र में नवोत्थान में प्रार्थना समाज, रनाडे जी का, फिर तिलक, गोखले, परशुराम। तो मतलब समाज सुधार से संबंधित जितना महाराष्ट्र में नवोत्थान का है सब इसमें है प्रकरण 6 में। आर्य समाज कैसे आया, आर्य समाज की स्थापना, थियोसॉफिकल, स्वामी दयानंद, वो सारी चीजें। फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी या ब्रह्म विद्या समाज करके एक प्रकरण है, जिसमें सोसाइटी का जन्म, एनिवेशन की भारत भक्ति, अखंड हिंदुत्व का समर्थन। फिर धर्म के जीते जागते स्वरूप कौन थे, रामकृष्ण परमहंस। तो रामकृष्ण परमहंस के साथ जो है आर्य समाज और ब्रह्म समाज की सीमा क्या थी, मनीषियों द्वारा अभिनंदन कैसे हुआ, तो पूरा वो। कर्मठ वेदांत स्वामी विवेकानंद पे एक प्रकरण
जो है बेस है कि गंगा के भगीरथ तन से राजसी, मन से जिज्ञासु, श्रद्धा और बुद्धि का मिलन, निवृत्ति की परंपरा, सांस्कृतिक राष्ट्रीयता के पिता, शिकागो सम्मेलन, मतलब पूरे स्वामी विवेकानंद के बारे में आप प्रकरण 10 में जान लेंगे। प्रकरण 11 में तिलक जी के बारे में पूरा समझ आ जाएगा कि गीता पर निवृत्ति, तिलक और गांधी योग के अर्थ और स्वर्ग का भूमिकरण। महायोगी अरविंद को लेके जो इन्होंने प्रकरण का नाम रखा है उसका नाम है स्वर्ग का भूमिकरण। कैसे रामकृष्ण और अरविंद सारी जगत की एक समस्या बुद्धि की अराजकता, अतिमानस की कल्पना, बुद्ध ने संबुद्धि, बहुत अच्छे से डिवीजन है। और फिर भूमि का स्वर्गीकरण, एक स्वर्ग का भूमिकरण, एक भूमि का स्वर्गीकरण। तो महात्मा गांधी के प्रयोग से भूमि का स्वर्गीकरण हो गया। अहिंसा भारत में ही क्यों, जैसा चिंतन वैसा कर्म, न नहीं आचार धर्म सभी छेद के लिए। इसके बाद विश्व दर्शन के प्रवर्तक श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन का प्रकरण 14 जो है कि विश्व दर्शन के प्रवर्तक हैं। मिशनरियों की आलोचना कैसे, तो मिशनरियों की आलोचना से ठेस कैसे लगा, पूर्व और पश्चिम का मिलन कैसे हुआ, जीवन से विज्ञान पर विचार, इंस्टीट्यूशन, ये सारी चीजें। फिर मुस्लिम, अच्छा एक चीज ये देखना कि प्रकरण 15 जो है अध्याय 4 में मुस्लिम नवोत्थान के बारे में भी कहा गया है, क्योंकि इस्लाम धर्म के बारे में तो हम पूरा तीसरे में ही पढ़ लेते हैं, लेकिन इस्लाम का अंतर्राष्ट्रीय रूप जो वहाबी आंदोलन, भारत में वहाबी है ना, मौलाना हाली, मौलाना शिबली नोमानी, स्वाभिमान, ये जो अंतर्राष्ट्रीयकरण मुस्लिम वाला वो आपको चौथे अध्याय में मिलेगा। और मोहम्मद इकबाल पे है, नवोत्थान की कभी राष्ट्रीयता की, ये सारी, और फिर भारतीय राष्ट्रीयता और मुसलमान करके। तो कुल मिला के आप देखेंगे जो प्रकरण 15, 16, 17 है ना, इसमें अध्याय 4 में, उसमें आप देखेंगे कि ये बेस है मुस्लिम पे भी, यानी मुस्लिम नवोत्थान पे, फिर उसमें इकबाल जी का लेके, फिर भारतीय राष्ट्रीय और मुसलमान का लेके, और फिर उपसंहार देखने को मिलता है। और इस तरह प्रथम अध्याय भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। मुझे पूरा उम्मीद है कि बहुत अच्छे से ये आपको समझ में आया होगा। हालांकि आप देखेंगे कितने घंटे का ये क्लास हो गया, हाँ 1 घंटे से ज़्यादा ही हुआ है, लेकिन क्योंकि चैप्टर हम इसमें इसलिए नहीं शुरू करेंगे, फिर बहुत हौच पौच हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास से एक एक चैप्टर से ही शुरू करेंगे ना, तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। फिर उसमें हम बता भी देंगे समरी कि इसमें क्या क्या चीज़ें, आप एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट कहीं पे नोट डाउन कर लें, इसमें से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, ये चीज़ें थोड़ा क्लियर आपका हो जाएगा। तो कुल मिला के हम लोग संस्कृति का 4 अध्याय का देख रहे थे। और ये ऐप पे क्लास चलेगा, अभी ये क्लास डेमो के तौर पे आपको दिया जा रहा है, लेकिन ये क्लास चलेगा सेम इसी पैटर्न पे, सारे जितने भी आपके हैं यूनिट 10 वहाँ पे कराए जाएंगे। साथ में आप अपना 100% कहीं साइड बाई साइड नोट डाउन करते रहिए, तो एक दिन देखेंगे आपको बहुत अच्छे से जो यूनिट 10 है उस पर अच्छा कमांड हो जाएगा। और बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स रहा, अगर अच्छे से हुआ तो हिंदी उपन्यास भी बिल्कुल इसी तरह करा देंगे। हाँ बाकी जैसी भी प्रक्रिया हो आप बताइएगा। और हाँ ये 299 में बैच है, 2 साल के लिए क्लास आराम से मिलता रहेगा। और जो व्हाट्सअप वाला है ये नंबर, इस पे आपको कॉल नहीं मैसेज छोड़ देना, एक ग्रुप बना देंगे उसमें जुड़ जाएंगे। अभी से लगेंगे, अभी अभी जस्ट पेपर हुआ है और बहुत समय है अभी, और अभी से करते चलेंगे तो लास्ट टाइम हेडक नहीं होगा, बड़े आराम से हो जाएगा। मुझे 29-30 पेज तो देख रहे हैं, 841 पेज का 29-30 पेज मैंने 1.5 घंटे में ख़त्म कर दिया। तो इसका समरी आप रिवीजन करेंगे, फिर नेक्स्ट पे जाएंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। धन्यवाद।